हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम ओमर। देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज जो चल रही है मंजिल बैच की। आज मैं आपके इस मंजिल बैच का लास्ट लेक्चर हाइड्रोजन चैप्टर लेकर के आया हूं। एक छोटू मोटू गोलू सा चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं है ये, लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्यार से इत्मीनान से देखना चाहते हैं तो मैं पूरे प्लेलिस्ट का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और उसकी एक वीडियो है जहां पे मैंने कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को कवर किया है। अगर आप पूरा ना देखें तो सिर्फ वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको इनऑर्गेनिक आती है तब भी, नहीं आती है तब तो देखना भी है। कारण ये है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को रट रहे हैं, समझते हैं ही नहीं, इसलिए आप जल्दी जल्दी भूल जाते हैं और कई बार उसको याद करने के चक्कर में घंटों बिता रहे हैं ताकि वो बाद में भूल भी जाता है यार आपके। तो इसलिए समझने पर फोकस रखिएगा। एक लिंक जरूर फॉलो करिएगा, दैट इज कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस। जैसे इसमें भी एक H2O2 की रिएक्शंस आती हैं, वो यहाँ पे मैं जानबूझ के कवर नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि यहाँ मैं तुम्हें पढ़ा देता तो तुम उसको रट्टा मारते, क्योंकि यहाँ वो पढ़ाने जैसी चीज ही नहीं थी। तो वहां पे हमने इत्मीनान से पढ़ाया हुआ है कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहां पढ़ोगे तो एग्जैक्टली लॉजिकल लगेगा। यहां पढ़ाता तो तुम्हें तकलीफ होती, तुम कहते अरे ये तो इनऑर्गेनिक में रटना पड़ता है। इसीलिए सब कुछ किस तरीके से अरेंज करना है, रिएक्शंस को कैसे पढ़ना है, कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करना है, उसके लिए भैया वो वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको इनऑर्गेनिक आती होगी तो आपका नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि आप नज़ारे ठीक ठाक वहां पर देखने वाले होंगे, समझने वाले, कॉन्सेप्चुअल, क्रिस्प और कंसाइज वे में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील आएगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। आइए देखते हैं। अबाउट हाइड्रोजन पढ़ेंगे और उसके आइसोटोप्स के बारे में। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स पर चर्चा करेंगे, फिर H2O2 के स्ट्रेंथ पर चर्चा की जाएगी, इसके बाद हार्ड वाटर पे चर्चा की जाएगी। और ये सब कोशिश करिए कि वीडियो सुनते सुनते चीज़ें खत्म हो जाएं, याद हो जाएं, एक्स्ट्रा एफर्ट बाद में बहुत ज़्यादा ना लगाना पड़े। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यहां पे है भैया, हाइड्रोजन हैज डुअल कैरेक्टर है। ये क्या बात कर रहे हो सर, हाइड्रोजन भी डुअल कैरेक्टर रखता है? ये तो इलेक्ट्रॉन जैसा है, ये तो सर लाइट जैसा बिहेवियर कहाँ से आप लिख के ला गए? अरे भैया हाइड्रोजन जो है ना, ये एल्कली मेटल जैसा बिहेवियर भी देता है और हेलोजन जैसा भी बिहेवियर शो करता है। ठीक है जी, दोनों जैसा करेक्टर शो करता है। जैसे हेलोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इस तरीके की चीजें बनाना पसंद करते हैं। मतलब कि न्यूट्रल हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद को एनायन बनवाना चाहता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हाइड्राइड बनवाना चाहता है। तो ये करेक्टर इनके साथ मैच करता है, हेलोजन के साथ। उसी तरीके से अगला, अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। वो मेटल्स हैं भैया, तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। सेम कहानी हाइड्रोजन के साथ भी है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे करके अपने आप को H+ बना लेता है। जिस तरीके के एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो लिथियम प्लस, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cgm प्लस बनाते हैं, सेम तरीके से हाइड्रोजन भी H+ बनाता है। तो दोनों तरीके के बिहेवियर शो करता है हाइड्रोजन। और यही वो वजह है कि हाइड्रोजन की पोजीशन इस तरीके से डिफाइन नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उसको एल्कली मेटल्स की खोपड़ी पर जाकर के रख दिया जाता है। बात ठीक ठाक है? चलिए बातचीत करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है। डुअल बिहेवियर का मतलब है कि इट रिजेंबल्स बोथ एल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस, है ना, इन केमिकल बिहेवियर। आइए देखते हैं एल्कली मेटल से रिलेटेड इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करते हैं। जैसे हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अगर हम लिथियम लेंगे तो लिथियम का क्या होगा भैया, 2s1। सेम तरीके से सोडियम का भी होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मैच करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 दिखता है। और यही वो वजह है जिसके आधार पर हमें अपने हाइड्रोजन को कहाँ रखना पड़ा है, एल्कली मेटल्स की खोपड़ी पे जाकर के रखना पड़ा है। मामला क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है। अब देखिए हाइड्रोजन जो है H+ बनाता है, इसका मतलब क्या होता है, H+ बनेगा कैसे? H+ बनेगा कैसे? आप कहोगे हमारे पास न्यूट्रल हाइड्रोजन था, न्यूट्रल हाइड्रोजन ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब जाकर के H+ बन जाएगा। सेम तरीके से लिथियम के लिए भी बोलिए, लिथियम अगर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो भैया Li+ बन जाता है। तो देख लीजिए दोनों के बिहेवियर क्या है, मैच कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे अरे ये केमिकल बिहेवियर है तो जो आराम से इलेक्ट्रॉन देना भी जाता है। और अभी आप देखिएगा यहाँ पे
ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहते हैं, कौन? हाइड्रोजन। देखते हैं, ठीक है जी। जो हैलोजेंस होते हैं, जैसे हैलोजेंस में कौन कौन है भैया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये जो हैलोजेंस हैं, इन हैलोजेंस को अब आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो पता चलेगा उनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने आप को इनर्ट गैस बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं चर्चा कर लेता हूँ फ्लोरीन की, मैं चर्चा कर रहा हूँ फ्लोरीन की, ठीक है जी। तो फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद लिखते हो आप 2s2, फिर लिखा जाता है 2p5, 2s2 2p5, ठीक है जी। अब F नेगेटिव, ये F नेगेटिव बनाना चाहेगा कि नहीं? बनाना चाहेगा। क्यों बनाना चाहेगा समझना, क्योंकि ये भैया एक इलेक्ट्रॉन पा करके, ये एक इलेक्ट्रॉन पा करके क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा मेरे भैया? बोलो बोलो बोलो, 2s2 2p6 बन जाएगा, जो कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। मामला ठीक है। इसका मतलब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद को इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। अरे एकदम सेम हालात हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन में आपको पता है कि अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो H नेगेटिव बना देगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पर 1s1 होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 1s2 बन जाएगा। अब बताइए 1s2 किस इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सर हीलियम का है। इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को हीलियम जैसा बनाना चाहता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो भी गेन कर रहा है। और सेम तरीके से ये सब लोग इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बोलें तो इलेक्ट्रॉन लेकर के इनर्ट गैस बनना चाहते हैं। तो नेचर सेम है। ये दोनों देखिए क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं। यहां भाई साहब थे तो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इनके साथ करैक्टर मैच कर रहे थे, और यहां पर आ गए तो भैया देखिए हैलोजन के साथ मैच करने लग गए। इसीलिए लिखा है कि ये डुअल बिहेवियर शो करते हैं। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एक बात आती है मॉलिक्यूल की, अब एक बात आती है मॉलिक्यूल की। तो हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में, है ना। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो H2 के फॉर्म में ही पाया जाएगा, और क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2, है ना। अगला अगर हम ले लें फ्लोरीन क्लोरीन, इसके बाद है ब्रोमीन, तो Br2 लिक्विड के फॉर्म में रहता है, I2 सॉलिड के फॉर्म में रहता है ना। इस तरीके से मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। देख लीजिए ये बिहेवियर भी मैच कर रहा है कि हाइड्रोजन भी इस तरीके का मॉलिक्यूल बनाता है जैसा कि हैलोजेंस बनाते हैं। अब ये वाली बात हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, जो भी मैंने समझाई उसके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि हाइड्रोजन जो होते हैं रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। और सेम कहानी दोनों के लिए भी है। हाइड्रोजन का नियरेस्ट कौन है? कौन है भैया? हीलियम है। तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन पाकर के अपने आप को हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिलवाना चाहते हैं। देख लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। वैसे तो ये आपको आता होगा लेकिन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। बहुत लल्लू सवाल है, बहुत ही शानदार है ना। आ जाए तो अच्छी बात है कि आ जाए, है ना। आइए देखते हैं। आप आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है जी। देख लेते हैं भैया रिप्रेजेंटेशन कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ये एक तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन पे जो हम चर्चा करते हैं ना, जितनी बार मैं हाइड्रोजन शब्द बोल रहा हूँ उसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूँ। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के लिए नाम लीन के लिए जाएंगे, है। तो अक्सर आप समझ लीजिए हमारा जो प्रोटियम होता है वो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, जो हम यूजुअल केमिस्ट्री में बातें करते रहते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है ना। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। क्या कोई न्यूट्रॉन है? क्या क्या यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन है? क्या बोलो बोलो बोलो, क्या कोई न्यूट्रॉन है? सर नहीं है न्यूट्रॉन यहाँ पर, है ना। न्यूट्रॉन होता तो ऊपर क्या लिखा जाता? अगर एक एक न्यूट्रॉन हो जाए तो दो लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे तो समझ में आएगा। जो ड्यूटेरियम है उसको कहते हैं हैवी हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं वो भी देख लीजिए। इसका रिप्रेजेंटेशन पहले जानिए। हाइड्रोजन है, वहां पर क्या है? प्रोटॉन तो एक है, प्रोटॉन एक है, लेकिन एक यहां पर न्यूट्रॉन भी है और एक क्या है? प्रोटॉन भी है उसके न्यूक्लियस में, ठीक है जी। आप ऐसे समझे। अरे यार देखो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा, है ना, लेकिन अब इसके न्यूक्लियस में अगर एक न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है तो वो अब हैवी हो चुका है, तो इसलिए नाम हो गया हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2, ठीक। इसी को डी लिख करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ड्यूटेरियम को हम डी लिख करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे या इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्राइटियम को टी लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर मामला।
ट्राइटियम को हम टी लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा ट्राइटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। पेपर में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है। सूर्य से जो रोशनी आपको मिल रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू मिल रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहाँ पर ट्राइटियम यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका रेडियो एक्टिव का नेचर यूज हो रहा है। ये अपने आप को क्या करते हैं भैया, कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी निकलती है। बताइएगा जरूर, वापस से लिए जानना चाहूँगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या है भैया, देखें यहाँ पर होगा 2 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा। ऐसा समझिए, प्रोटॉन एक है तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर ऊपर लिखा जाता है खोपड़ी पे, तो हमने वहाँ लिख दिया। अरे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब रिप्रेजेंटेशन पढ़वाओगे क्या तुम मुझसे? इतना तो समझ में आता ही है। आइए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है भैया, न्यूट्रॉन्स कितने, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? सर 0 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन्स है, एक ही प्रोटॉन है बस यहाँ पर, ठीक है जी, न्यूट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर भैया 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। अगला देखते हैं, अकरेंस की बात करते हैं। ये देखो मैंने बोला ना, जितनी भी हम बातचीत करते हैं वो यूजुअली प्रोटियम की बात करते हैं, यही ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। देख रहे हो 99.98% नेचर में यही पाया जाता है, समझ रहे हो। 0.16% बहुत ही कम है, ये पाया जाता है ड्यूटेरियम। और ट्राइटियम तो देख रहे हो, इनका परसेंटेज देखो 10⁻⁻15% पाया जाता है पूरे नेचर में, जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें से। समझ में आ गया भैया, ठीक है, क्योंकि एक तो है रेडियो एक्टिव तो वो डिके भी हो जाता है तुरंत ही, ठीक है। आइए बातचीत करते हैं अगला, इसमें से कोई शक समस्या तो नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, बताइए कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं? 3। एंड द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव कितने हैं भैया? 1। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? 3 and 1। तो जवाब के तौर पर आप इसको मार दीजिए। कहानी क्लियर है, ये पेपर में आया है, तुम्हारे जेईई मेंस का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। ईयर लिखना जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, समझ जाइए। आइए देखिए, हाइड्रोजन हैज अ 3 आइसोटोप्स A, B, C इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन A में कितने, B में कितने, C में कितने, ठीक है, यही पूछ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली आर एक्स वाई जेड, द सम ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा, A में वो कह रहे हैं कि X न्यूट्रॉन्स हैं, दूसरे में Y न्यूट्रॉन्स हैं, अगले में Z न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक में तो भैया मान लो 0 होगा। अभी जैसे मान लो एक प्रोटियम है, अगर ये प्रोटियम है तो वहाँ पर 0 न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना। अगर ये ड्यूटीरियम है तो वहाँ पर 1 न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर ये ट्राइटियम है तो वहाँ पर क्या होंगे भैया? 2 होंगे। तो टोटल जोड़ लीजिए एक्स वाई जेड, कितना हो गया? 1 + 2 + 0 = 3। कितना कठिन सवाल पूछा है इन्होंने, इतना कठिन तो नहीं आना चाहिए जेईई मेंस में, है ना। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ H2 का। अच्छा जी, प्रिपरेशन ऑफ H2 पर चर्चा करते हैं। मैं वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं जो पेपर में पूछा जा रहा है ना। तो वो सब कुछ ध्यान से सुनते जाना है। और मैंने जो शुरुआत में बोला था कि P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक जो कि आपको खासा परेशान करते हैं, और वहाँ पर हम हाइड्राइड्स पर, हाइड्रोलिसिस पर जो चर्चाएं करते हैं, वो सब कृपया उन वीडियोज़ में ज़रूर देखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचो हमें व्यूज़ का कोई चक्कर है, उसका रीज़न है क्योंकि उस तरीके का एक्सप्लेनेशन भैया मिल पाना ही मुश्किल है। विश्वास मानिए, आप जाकर के देखिए, आप खुद कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरे को कहने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस एक वीडियो को जरूर देखें, 4 घंटे की अगर वीडियो है तो उसको 2x पे देखेंगे तो जल्दी निपट जाएगा, आपका काम भी बन जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, उस तरीके का स्वाद नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं और, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। यार पढ़ा तो सारे टीचर्स ज़बरदस्त रहे, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सब ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, बट उसमें जिस तरीके का फ्लेवर है वो फ्लेवर मिसिंग था, बस वो फ्लेवर में देने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। आइए, और बल्कि एक बात बताऊँ, उसके पीपीटीज को प्रिपेयर करने में मेरे से 7 से 8 दिन लगे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने हर एक चीज़ के सीक्वेंस को सेट किया कि पहले हम ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे। तो कोई भी एक बच्चा हो जिसको कुछ ना आता हो और वहाँ पे लैंड करता है तो सब समझ में आएगा, और उसको ये लगने लग जाएगा अरे अब तक तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने वाली चीज़ मान रहा था। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ H2 पर देखिए, अगर एक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो वैसे पानी में डाल दो आग लगा देते हैं, है ना, आग लगा देते क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। होता क्या है देखिएगा, सोडियम एक मेटल है और मेटल क्या करता है, जीवन भर अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहता है तो अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है।
कुछ ऐसा करेक्टर है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, आउटर सेल से उसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होती है, कम होती है, इस वजह से ये बात संभव है। और जो वाटर है, वाटर को आप क्या लिख सकते हो भैया, तोड़ के लिख सकते हो इस तरीके से H+NOH-। वैसे देखो ये आयनिक फॉर्म में नहीं रहता, ये है कोवलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन हम समझाने के लिए ये कार्यक्रम आपके लिए रचते हैं, ठीक है जी। आइए देखते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन है, समझना ध्यान से, यहाँ नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या करते हैं, अरे गठबंधन कर लेते हैं सर, रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते बनेंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, अगर वो न्यूट्रलाइज कर गए अपने गठबंधन के थ्रू तो न्यूट्रल हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ देखिए न्यूट्रल हाइड्रोजन बनेगा। और जो ये न्यूट्रल हाइड्रोजन है तो क्या मैं इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखूंगा, नहीं, ये नेचर में कैसे गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ½ गैस लिख दूंगा मैं क्या लिखूंगा, ½ गैस, मतलब हाफ मोल लिख दूंगा, अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो मैं ½ मोल H2 गैस लिखूंगा, है ना, एक एटम के रूप में। अब बताइए Na+NOH- आपस में रिश्तेदारी करके NaOH बनाते हैं, तो ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से आग लगती बहुत ज़बरदस्त है जी, है ना, और ऊपर से जो H2 गैस निकलती है वो भैया क्या है, आग पकड़ती है, ठीक है, ओके। अगले एक चीज़ देते हैं, लेस एक्टिव मेटल, जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये भैया बहुत जल्दी पानी में मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं बट स्लोली करते हैं, है ना, जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के केस में आपको हल्के से हीट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्के से हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी कहानी वैसी रचनी है जैसे ऊपर है। एल्युमिनियम भैया क्या करता है, एल्युमिनियम का नेचर है अपने आप को 3+ बनवाना और 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देना, 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देना। और जो H2O है वो अपनी कहानी कुछ इस तरीके से रचता है H+NOH- के रूप में, बोलना भाई, है ना। अब बताइए, अगर H+ जो है 3 इलेक्ट्रॉन खा जाए, अगर H+ 3 इलेक्ट्रॉन खा जाए तो क्या बना देगा, है ना, इसको आप बैलेंस कर लेंगे, इतना भरोसा करूं मैं आप पे, हाँ सर कर लेंगे, इसमें क्या ही है। तो चलिए, तो इलेक्ट्रॉन पा जाएगा हाइड्रोजन, तो बन जाएगा H2 गैस, एंड एल्युमिनियम जो है OH थ्राइस बना देगा, क्या बना देगा, ये चीज़ मुझे यहाँ भेजनी पड़ेगी क्योंकि लिखना है मुझे वहाँ पे, ठीक है जी, ओके। ये बात क्या समझ में आई, बोल मेरे भैया बात समझ में आई है क्या, है ना, मामला ठीक है। तो देख लीजिए H2 गैस निकलता हूँ, यहाँ पे भी दिख जाएगा, आसान है। आइए अगला देखते हैं, ये भैया कौन है, ये हमने लिया है पानी, और पानी में हमने डाला NaOH के पैलेट्स, वो होता है सॉलिड के फॉर्म में, है ना, छोटे छोटे सॉलिड के फॉर्म में आते हैं, डालोगे तो ये क्या होगा, घुल जाएगा, NaOH तो पानी में घुल जाएगा ना भैया, Na+NOH-, आयंस के फॉर्म में, आयन तो पानी में जाएगा तो हाइड्रेशन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्या बना दिया हमने, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब हम इसमें बाहर से कुछ एलिमेंट्स मिला रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ बाहर से एलिमेंट्स मिलाते हैं। तो जब एलिमेंट्स मिलाते हैं हम देखते हैं एक जादू, क्या देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ना NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पर पूरा गायब हो गया। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो गायब हो जाते हैं, और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इसमें से H2 गैस के बुलबुले उठते हैं, क्या क्या क्या, H2 गैस के यहाँ से बुलबुले उठते हैं जी। तो यहाँ से H2 गैस इवॉल्व होती हुई नजर आती है और हमारा एलिमेंट जो है गायब होता हुआ नजर आता है। आइए देखते हैं कौन से लोग हैं वो, एक मिनट भैया, देखें यहाँ पर लिखा गया है रिएक्शन ऑफ NaOH विथ दीज एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 6 लोग NaOH में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। याद करने का तरीका है, सुनो आलिया पब जाना भी सीखो, थोड़ा सोशलाइज करने की, मतलब ऐसे तो कोई नॉर्मल ज़िंदगी में अपन क्या करते हैं कि बेटा थोड़ा सोशलाइज हुआ करो, लोगों से मिला करो, लोगों से इंटरेक्ट होगे तो ह्यूमन बिहेवियर, उनके पैटर्न्स को आप समझ पाओगे। लेकिन अब भैया ये बड़ा कल्चर है आलिया जी का, तो वहाँ पर क्या बताया गया कि सुनो आलिया पब जाना भी सीखो, वहाँ लोगों से मेल मिलाप करो, याद करो इसको, सुनो आलिया पब जाना भी सीखो। ये एलिमेंट्स NaOH में डाले गए तो डिसॉल्व हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, है ना। ऐसा गायब क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वो NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, और रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे और H2 गैस वहां पर इवॉल्व कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आई है, यस। अब प्रश्न आता है कि ये क्या रिएक्शन कर रहे होंगे, तो इसको मैं अगर M से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं अगर M से रिप्रेजेंट कर दूं, तो M को हमने अगर NaOH में डाला तो ध्यान रखना कि ये जो M है ना, वो अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ इस तरीके से। हम मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं x टाइम, ठीक है, वो एलिमेंट M ले लेता हूँ, इसके बाद ऑक्सीजन y टाइम, और इसके बाद होगा क्या, जो हाइड्रोजन होगा वो H2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। देख लें, दोबारा समझें इस बात को, क्या हुआ है कि देखिए
यहाँ पर ना रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। कैसे हुआ है? जैसे मान लीजिए आपने ले लिया जिंक, तो एक एग्जांपल लेंगे तब समझ में ज़्यादा आता है। जैसे हमने ले लिया जिंक, अब आपको पता है कि जिंक क्या है? मेटल। तो करता क्या है? जिंक का 2+ स्टेबल है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन NaOH का जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन किसमें है? ये वाला हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, OH नेगेटिव नहीं, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो H2 के फॉर्म में उड़ जाएगा, अभी पीछे बताया है। अच्छा, अब जो पार्ट बचा वो क्या है कि जो हमारा जिंक है, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? जिंक कन्वर्ट हो चुका है जिंक 2+ में, जिंक कन्वर्ट हो चुका है जिंक 2+ में। तो लिखने का तरीका समझना, हमने लिख दिया NaZnO। अभी हमने x और y को सोचना है, ठीक है जी। क्या लिख सकते हैं? सुनना ध्यान से। जो हमारा जिंक है वो 2+ में लाना है मुझे, तो हम क्या करें? ऑक्सीजन को अगर हम 2 बार ले लें तो क्या हो जाएगा? 4 नेगेटिव। क्या हो जाएगा? 4 नेगेटिव। तो सोडियम को हम 2 बार ले लें तो क्या हो जाएगा? 2+। तो ओवरऑल इस पर क्या आएगा? 2+। तो इस तरीके से आप सोचते हैं, ठीक है। तो Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट। मेरे साथ बोलिए क्या? सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट और जो हाइड्रोजन था वो H2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। जो हाइड्रोजन था वो H2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, और जो जिंक था वो NaOH के अंदर डिसॉल्व होकर के Na2ZnO2 क्या दे देगा भैया? सोडियम जिंकेट दे देगा। अच्छा भैया, बाकी में क्या करेंगे? चलो बात एक समझ में आई, बाकी में समझाओ तो समझना। करना क्या है अपने को? अपना टारगेट क्या है? अरे बोलना मेरे भाई, अपने को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने हैं। तो जो टिन होता है, टिन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है Tin+4। Sn+4 में ज़्यादा स्टेबल होता है, Sn+2 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। मामला क्लियर है क्या? एल्युमिनियम जो होता है वो +3 में ज़्यादा स्टेबल है। जो लेड होता है, आपने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि लेड का +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। जिंक तो भैया सर्वथा सर्वसत्य है, सर्वसंभावी है ये कि जिंक पर हमेशा 2+ होगा, और बोरॉन पर हमेशा 3+ होता है। सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके सिलिकॉन अपनी खोपड़ी पर 4+ ले लेता है। तो जिस हिसाब से ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे गए हैं उसी हिसाब से इनके क्या करिएगा? मैनेज कर लीजिएगा x और y के नंबर को, दैट्स इट। जैसे और समझ लेते हैं एक आध दो, नहीं तो लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। देखते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं क्या ले लेता हूं, मैं लेड ले लेता हूं। चलो लेड ले लूं, बोल मेरे भाई, मैं लेड ले लेता हूं, है ना। अगर मैंने लेड ले लिया तो लेड को अगर मैं NaOH में डालता हूं तो क्या पाया जाएगा? देखो, लेड तो अपने आप को किस में बनाएगा? बोलो बोलो बोलो। अभी बताया मैंने, लेड का +2 स्टेबल है, और उसने अपने आप के इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन को खाने वाला कौन? हाइड्रोजन। खाने के बाद हाइड्रोजन तो H2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खा करके H2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। अब जो ये लेड का +2 है वो Na और O के साथ भैया जी रिश्ते बनाएगा। क्या बनाएगा बताइए? NaPb। अब जैसे यहाँ जिंक पर +2 था तो लेड पर भी तो +2 ही है, इसका मतलब Na2PbO2 लिखा जाएगा। बोलो भैया, इसको कहते हैं सोडियम प्लम्बाइट। इसको क्या कहते हैं? सोडियम प्लम्बाइट। क्लियर है? नाम नोट डाउन कर लें, सोडियम प्लम्बाइट, इसको कहते हैं सोडियम प्लम्बाइट। यहां पर लेड पर क्या है? बोलो भैया, लेड पर क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को आ रही हो तो जरूर बताइए, मेरे समझ से आना नहीं चाहिए जी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। और कुछ लगाएं आपके लिए? एल्युमिनियम कर लेते हैं। एल्युमिनियम नहीं किया गया है तो एल्युमिनियम कर लेते हैं। अब देखो हुआ क्या कि एल्युमिनियम है, NaOH के साथ रिएक्शन करा। ये रिएक्शन समझना बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखते हैं। देखिए, एल्युमिनियम है, ये बना रहा है भैया क्या? बताइए। आपको पता है कि एल्युमिनियम +3 बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो H2 गैस के फॉर्म में ये उड़ जाएगा। H2 गैस के फॉर्म में ये उड़ जाएगा। मोर बोलो मेरे भाई। अब जो सोडियम ऑक्सीजन है वो एल्युमिनियम के साथ रिश्ते बनाने जाएगा, तो वो क्या बनाएगा? इसको एक तरीके दूसरे तरीके से समझाऊं क्या? बोलो बोलो बोलो। ऐसे समझना कि जो यहाँ पर NaOH है ना वो OH नेगेटिव देगा। तो बताइए मेरे को एक बात बताइए कि जो एल्युमिनियम +3 है उसको कितने OH चाहिए? अरे सर यहाँ पर तो 3 OH चाहिए, तो AlOH थ्राइस बनेगा। दोबारा सुनना, एल्युमिनियम यहाँ से OH लेगा तो हो जाएगा भैया AlOH थ्राइस। इसका एक्चुअली प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक, अब सामने इसके पड़ा NaOH, सामने इसके पड़ा NaOH, और भी NaOH है ना उसके अंदर। तो NaOH क्या है कि भैया वो देगा OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव इस एल्युमिनियम पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं OH के साथ। ये OH जाएगा तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे मेरे भाई? 4 बन सकते हैं, है ना, ताकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एल्युमिनियम के पास 3 OH थे, एक OH और आ गया, तो AlOH4
और यहां पर बनेगा नेगेटिव पार्ट, और इसको काउंटर करने कौन आएगा, Na+। क्या आप इसको इस तरीके से पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? बोलो मेरे भैया, देखता हूं ठीक ठाक दिख रहा है क्या आपको? हाँ, समझ में बात आई है, शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत इसमें आई होगी आपको, है ना? बोलना मेरे भाई, मामला क्लियर है क्या? यस सर। यहां पर NaOH ने क्या किया, OH नेगेटिव दोबारा दिया। अब सुनना क्या हुआ है, हमने लिया था एल्युमिनियम एज अ मेटल, गया वो NaOH के अंदर, बनाया उसने हाइड्रोक्साइड, और जैसे AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिला, वहां प्रेजेंट था और NaOH, उसने आपस में रिश्ते कर लिए। तो देखें भैया जी, कृपया ध्यान दें, OH नेगेटिव इस एल्युमिनियम के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि एल्युमिनियम ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए, किनारे किनारे से सिर्फ इलेक्ट्रॉन, कितने, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड हैं। 8 इलेक्ट्रॉन करने के चक्कर में ये रिसीव करेंगे, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है एल्युमिनियम के पास, तो वहां पर हो जाएगा AlOH4 नेगेटिव, काउंटर कर जाएगा वहां पर Na+। ठीक है, अब क्या बोलोगे कि देखो भैया ये आयनिक फॉर्म में है, पानी में है, तो डिसॉल्व रहेगा। ठीक, अब इसी को लिखने का एक तरीका है जो यहां पर मैं लिखूंगा, इसी को लिखने का तरीका है, यही सेम चीज लिखने का तरीका है, NaAlO2 डॉट 2 टाइम H2O, डॉट 2 टाइम H2O, NaAlO2 डॉट 2 टाइम H2O। कृपया देखें, NaAlO2 डॉट 2 टाइम H2O, यही है कि नहीं है, बोलो। Na लिखा, एक एल्युमिनियम, 4 बार हाइड्रोजन है, 4 बार हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए वाटर में, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी बार है भैया, ऑक्सीजन भी 4 बार है, तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, समझ बात आ गई? अब फॉर्मूले से मैच कराओ, देखो NaAlO2, समझ बात आ गई? हम अक्सर यहीं तक लिख के काम चलाते हैं, NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट, या कभी कभी मेटा एल्यूमिनेट जैसे शब्द भी इनके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, मामला क्लियर है। आइए अगला देखते हैं, गैसिंग रिएक्शन क्या है? गैसिंग रिएक्शन का नाम है, मतलब देखो क्या है, गैस बनाने वाली रिएक्शन, गैस बनाने वाले रिएक्शन। ठीक है, शुरू में ही मतलब ये डेवलप हुआ था तो गैस निकला, तो इनको क्या पता इतनी रिएक्शन होगी कि हर में गैस निकलती है ना, तो इसका नाम उन्होंने चिपका दिया था गैसिंग रिएक्शन। क्या करते हैं इसमें, हम आयरन लेते हैं और H2O के, आप समझिए कि H2O का आप वेपर्स है ना, गरम वेपर पास कर रहे हैं अपने इस आयरन के साथ, तो आयरन क्या करेगा भैया, आयरन तो मेटल, आयरन भैया कौन, ये कहेगा मैं मेटल। मेटल का काम क्या, अरे बोलो भैया, मेटल का काम क्या, अपने आप को 3+ बनाना और 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से इस तरीके से निकालना, इनका काम तो ये है ना। तो हुआ क्या, ये भाई साहब इनके ऑक्सीजन ले लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा Fe2O3, और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास जाएगा तो वो H2 गैस के फॉर्म में निकाल के बाहर कर देंगे, कितना आसान था। तो H2 गैस का बनना, इसलिए यहाँ पर गैसिंग रिएक्शन कहलवाना हो गया भैया। अगला पढ़ते हैं, ये पूछा गया है सवाल, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 बाई बॉस प्रोसेस, ठीक है, BOSCH पूछा गया है, कृपया ध्यान दे दें। आइए अगला देखते हैं भैया क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम थोक के भाव बाजार से लेकर के आए हैं, क्या, कोक, कार्बन, ठीक है जी, हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, देख लीजिए करीब करीब उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं, एकदम रेड कर दिया, फिर उसके ऊपर भैया डाल दिया पानी, क्या डाल दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया जी। तो पानी डालने से हुआ क्या, समझना ध्यान से, कार्बन क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड NH2 बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या बहुत हाई टेम्परेचर पे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, पढ़ा है क्या, एक हाई टेम्परेचर पे ही कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर यही हो रहा है, ये कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और H2 गैस को इवॉल्व करा दे रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एक्चुअली दोनों ही गैस फेज में है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों ही गैस फेज में है। और इस समय जो ये मिश्रण मिला है, ये मिक्सचर मिला है CO+H2 का, इसी को हम वाटर गैस कहते हैं। बोल मेरे भाई क्या कहते हैं, इसी को हम वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो गैस बनाई है ये वाटर के थ्रू बनाया है, तो इसको कह रहे हैं वाटर गैस।
ठीक है, वो क्या है, मिक्सचर है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 के इस मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत सारे यूजेस देखने को मिलते हैं। कुछ कैटलिस्ट यूज करके हम इनकी आपस में ही रिएक्शन करवा लेते हैं और मेथनॉल्स बनाते हैं। फिर मेथनॉल को यूज करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये वाटर गैस सिंथेसिस के काम में आता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बनाने के काम में आता है। इस वजह से वाटर गैस को सिन गैस भी बोला जाता है। और पेपर में पूछे सिन गैस क्यों बोला जाता है, तो कहना सिंथेसिस करता है। पूछेगा किसका सिंथेसिस करता है प्राइमरली, तो कहना मिथेनॉल का प्रिपरेशन हो जाता है। बोलना मेरे भाई, अरे मिथेनॉल में भी एक ही कार्बन है और यहाँ रिएक्शन के बाद यही मिथेनॉल बन जाएगा। अरे इतनी बात पचाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी, आइए देखते हैं। अभी हमने वाटर गैस बनाया, मेरे को क्या बनाना था, मेरा टारगेट क्या है, मेरे को भैया H2 गैस बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो दो गैस का मिश्रण है, अब इनको अलग कैसे करें, तो उसके लिए हमने क्या किया समझना। वाटर गैस लिया, यही वाटर गैस लिया, तो हमने लिखा H2 + CO। ठीक है, वाटर गैस लिया और इसको H2O के गर्म वेपर से पास कर दिया। टेम्परेचर देखिए अभी मेंटेन कर रखा है और हमने यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज किया। ये जो कार्यक्रम है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होने वाला है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, होगा क्या, अभी आपने एक चीज और सुनी होगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ना थोड़ा लोअर टेम्परेचर पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो देख लीजिए, टेम्परेचर लोअर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखते हैं कैसे। यहां जैसे यहां पे कार्बन ने हाई टेम्परेचर पे किया तो CO जो है लोअर टेम्परेचर पे थोड़ा कर लेगा क्योंकि कैटलिस्ट भी था। ठीक है जी, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसा एज इट इज जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा। ये कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्व होने नहीं जा रहा है, बस भैया ये क्या था, मिक्सचर के फॉर्म में था, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है। अब जो इस मिक्सचर का जो CO वाला पार्ट है वो वाटर के इस ऑक्सीजन को अपने पास खींचेगा और खुद को वो CO2 गैस बनवा देगा। खुद को क्या बना देगा भैया, CO2 गैस बना देगा। यहाँ पर गैस वाला साइन मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट गैस वाले बन जाएंगे तो फिर बनाने का कोई खास फायदा नहीं है। तो ये क्या करता है, इनका ऑक्सीजन लेता है, इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर यहाँ से क्या हुआ भैया, CO2 बन गया, तो इनका ये जो H2 है वो भी बचा रहेगा और ये H2 तो पहले से प्रेजेंट था उस मिक्सचर में, इसका मतलब 2 टाइम H2 हो जाएगा। अब समझना हमने किया क्या, यहां तो 1:1 का रेशियो था, लेकिन जब हमने वेपर से पास करा, हॉट वेपर से पास करा, तो क्या हुआ, 1:1 का जो रेशियो है वो 1:2 के रेशियो में चला गया। H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और ऐसा हमने क्यों किया समझाता हूं। जो हमारा CO होता है ना वो न्यूट्रल है, वो बहुत ज्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता खुद को, लेकिन जो CO2 है वो एसिडिक नेचर का है और उसके इस एसिडिक नेचर का हम फायदा उठाएंगे। उसके इस एसिडिक नेचर का हम फायदा उठाएंगे, उसके सामने हम सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन लेकर के आते हैं जिसमें ये CO2 तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और H2 गैस हमारा निकल जाएगा। तो साफ सुथरा H2 गैस बनाने का ये तरीका होता है। समझ में बात आ गई, देखते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। समझेंगे ध्यान से, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर गैस को यूज करके H2 के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो इसको कहते हैं वाटर गैस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, H2 के प्रोडक्शन को बना रहे हैं। तो इसका नाम है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। समझिएगा ध्यान से, इधर वाटर गैस है, या हो सकता है पेपर में H2 ना दे क्योंकि इसकी कोई खास जरूरत तो है नहीं, तो हो सकता है पेपर में यहां से दे CO + H2O और ये करके CO2 and H2 बन जाता है। क्लियर मामला। तो ये है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, बता रहा हूं मैं आपको। देखो CO2 गैस, अब हमारा टारगेट क्या है, अब इन दोनों में से CO2 गैस को हटाना पड़ेगा। अच्छा किया कि हमने न्यूट्रल से इसको एसिडिक बनवा लिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर पाते हैं। तो CO2 गैस इज रिमूव, पढ़िएगा, इज रिमूव बाय सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। तो वो क्या करता है, सोडियम आर्सेनाइड CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा का पूरा खा जाएगा, तो वहां से H2 गैस निकल जाएगा। आप ऐसे समझना कि जैसे मान लो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हमने पास कर दिया सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से। सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से जब हम इसको पास करते हैं तो CO2 तो यहीं रुक जाएगा, लेकिन यहां से H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, यहां से सिर्फ H2 गैस बचेगा, CO2 तो इसी के अंदर रुक जाएगा। अब ये प्रोसेस में हमने CO2 को क्या कर लिया, स्क्रब कर लिया, निकाल लिया, तो इसको कहते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज स्क्रबिंग।
अरे घर पे स्क्रबर होता ना, जैसे बर्तन धुलते हैं, मम्मी धुलती हैं, तुम क्या धुलोगे नालायक आदमी, धुला करो, थोड़ा हेल्प करो, ठीक है। वैसे स्क्रबिंग का मतलब समझना क्या है कि जैसे स्क्रबर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बर्तन साफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है भैया, CO2 गैस को हम निकाल रहे हैं, वहाँ पे जूठन या गंदी चीजें हटा देते हैं बर्तन से, ठीक है। ओके, तो समझ में साथ बात आ गई होगी, लैंग्वेज दिमाग में जाना जरूरी है। आइए अगला देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन। प्योर हाइड्रोजन के एक मेथड को जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा, मैं क्लियरली कह रहा हूं। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड गिव्स एक्स्ट्रा प्योर H2। ये करीब करीब 99% से प्लस का जो प्योरिटी है वो देता है। कौन? जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को निकल इलेक्ट्रोड यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तब हमें वहां पर एक्स्ट्रा प्योर H2 मिलता है। पेपर में आया था ये, ठीक है जी। ये प्रोसेस तो आपको आता है, देखिएगा क्या है, NaH प्लस H2O। ये वाली चीज तो हमने पी ब्लॉक में ढंग से सीखी हुई है हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट पे। NaH की अगर मैं बात करूं तो ये है Na प्लस एंड H नेगेटिव। अगर मैं वाटर की बात करूं तो यहाँ पर होगा H प्लस / OH नेगेटिव। तो होगा क्या, H नेगेटिव H प्लस के साथ मुलाकात करेगा, आपको पता है H2 गैस बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये और ये मिल करके Na और OH आपस में गठबंधन करके क्या बना देंगे, बोलो बोलो क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। तो इस तरीके से H2 गैस यहाँ पे भी प्योर मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा प्योरिटी कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा प्योरिटी यहाँ पर है, मोर देन 99.9% के आसपास चला जाता है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, 3 तरीके के हाइड्राइड्स हम देखते हैं। जब हाइड्रोजन S ब्लॉक के लोगों से मुलाकात करे, ध्यान सुनना, जब हाइड्रोजन S ब्लॉक के मेटल्स के साथ मिलता है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन वहां पर एक नॉन मेटल का बिहेवियर रखेगा, क्योंकि S ब्लॉक के लोग एक शानदार मेटल हैं। तो मेटल और नॉन मेटल मिलकर के क्या बनाएंगे, आयनिक चीजें बनाते हैं। तो वहां पर बोला जाता है कि वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड बोला जाता है। इतनी बात याद होगी, अभी इतना समझ में आया? यस। तो हाइड्रोजन ने जब S ब्लॉक के साथ गठबंधन किया तो उनको यह नाम मिला कि वो आयनिक हाइड्राइड है। लेकिन अगर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जो कि है, हाइड्रोजन क्या भैया, एक नॉन मेटल है, कहीं लिख लें, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये फिक्स है भैया। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसके पास नॉन मेटल बिहेवियर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास नॉन मेटल की कैरेक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इस वजह से रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन कंफर्म रहिएगा कि एक नॉन मेटल है। आप समझिए, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और पी ब्लॉक में जो नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं, अगर उनके साथ इनका गठबंधन हो तो दो नॉन मेटल्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे यहाँ पर, हाइड्राइड्स। तो बोला जाएगा कोवलेंट हाइड्राइड्स या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाए, जैसे HCl, क्या, जैसे HCl, CH4, वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, इन वजह से इनका नाम ये रखा गया। अगली चीज समझिएगा, नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइड्स होते हैं। जैसे जैसे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के मैं मेटल्स ले रहा हूं, ये मान लीजिए कि मैं डी ब्लॉक के मेटल्स को एक साथ इस तरीके से चिपका करके मेटालिक क्लस्टर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मेरे भाई, उसका मेटालिक क्लस्टर बना रहा हूं, ठीक है। अब इन मेटालिक क्लस्टर में देखिए खाली जगह है, ये वाइड्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइड्स। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको कहते हैं वाइड्स। इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स। ध्यान रखें, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइड्स। कहाँ चला गया भैया, यहाँ नाच रहा है, ये क्या भैया, यही है इंटरस्टिशियल साइड्स। और जब इन्हीं इंटरस्टिशियल साइड्स पर छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये छोटे एटम्स इसमें आकर के ट्रैप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दोबारा सुनिए, जैसे मान लीजिए कि डी ब्लॉक का हमने कोई मेटल ले लिया, मान लीजिए हमने टाइटेनियम लिया, तो ये टाइटेनियम का अपना मेटालिक लैटिस है, उस लैटिस में कुछ खाली जगहें होती हैं और वहां पर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे कुछ छोटे छोटे एटम्स वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। तो जो ट्रैप होने के बाद का कंपाउंड बना उसी को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। लेट मी क्लियर, बोल भाई, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और ज्यादा क्लियर करता हूं,
समझना ध्यान से। अब मैं एक लाइन बोलूंगा कि भैया अब ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन ना बोल के मैं यहां पर सिर्फ बोलने वाला हूं हाइड्रोजन। तो मैं क्या बोल रहा हूं अब कि भैया जी टाइटेनियम का ये मेटालिक लैटिस तो था, उसमें ना ये छोटू मोटू हाइड्रोजन जाकर ये जब ट्रैप हो जाता है तब जाकर के जो हाइड्राइड बना उसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। अरे बोलना मेरे भाई, यस, ठीक है। तो यहां पर अब की बार मैंने हाइड्रोजन को ट्रैप करा दिया, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कह रहे हैं। तो एक बात देखो कितना पिक्चर क्लियर हो गई कि एस ब्लॉक और हाइड्रोजन मिलकर के आयनिक हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं। घर पे मत याद करो भैया, यही याद करो क्लास में। अगला, हाइड्रोजन और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाने वाले लोग जैसे नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल, बाकी कुछ नॉन मेटल्स आपस में रिश्ते करें तो पी ब्लॉक के लोग, तो पी ब्लॉक और हाइड्रोजन मिलकर के ये बनाते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के मेटल्स और हाइड्रोजन मिलकर के बोलना भाई क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई शक होगा अब, इसी को हम आयनिक हाइड्राइड कहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं था पहले से भी। एस ब्लॉक के मेटल और हाइड्रोजन ये चीजें बनाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं था। क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अरे आयनिक हाइड्राइड्स है आयंस के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो Na+ एंड H-, तो ये तो आयनिक क्रिस्टल है ना, तो Na+ अगर बीच में है तो किनारे किनारे हाइड्राइड, हाइड्राइड के किनारे किनारे Na+, तो वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड वहां पर बन जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ की बात करें तो पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स हैं वो और हाइड्रोजन नॉन मेटल मिल करके क्या बनाता है, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HCl एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, CH4 एक मॉलिक्यूल है, PH3 भी एक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, क्लियर मान, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स या कोवलेंट हाइड्राइड्स भी कहते हैं। अगला देखिए इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को हम मेटालिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। कृपया ये बात समझिए, इसी को मेटालिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। अरे ये मेटल ही तो है डी ब्लॉक के अंदर, तो डी ब्लॉक के मेटल्स जब इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे तो इसको मेटालिक, इसको कहते हैं आयनिक। इसको आयनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली आयन का फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, ये मेटल्स हैं और ये मेटल अपने जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म में है, तो मेटालिक बॉन्डिंग हो रखी है वहां पर, तो इसलिए मेटालिक हाइड्राइड्स। बस हाइड्रोजन इसमें ट्रैप हो रहा है, तो समझ रहे हो ना बात को, यस। अगला देखते हैं, अगर बात करें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की तो डी ब्लॉक मेटल एंड हाइड्रोजन, ठीक है, डी ब्लॉक मेटल एंड हाइड्रोजन मिलकर के ये चीज बनाते। एग्जाम्पल के तौर पर देखना, यहाँ पर लिखा है Fe3H, फिर मतलब कि जैसे आप ऐसे समझिए कि 3 मोल अगर आयरन है तो वहां पर 1 मोल सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वैनेडियम है तो 56 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वहां पर सिर्फ ट्रैप हुआ है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पे यार इसका मतलब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, ये रेशियो कोई फिक्स नहीं है कि 1:2 1:3 हमेशा ऐसा फिक्स सा नहीं रहेगा, ठीक है। अरे यार वो डिपेंड करता है ना कितने इंटरस्टिशियल साइट्स हैं और कितने हाइड्रोजन ट्रैप हो पा रहे हैं, इसका मतलब वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, वहाँ फिक्स रेशियो नहीं है। समझ में शायद आ गया होगा। अगला देखते हैं, यहां पर आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा ही यार, आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते ही हैं, लेकिन कोवलेंट के लिए हम बोलते हैं कि लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मिलते हैं। रीजन देख लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए CH4, तो एक CH4 मॉलिक्यूल दूसरे CH4 मॉलिक्यूल से खास प्यार नहीं करता भाई, इनके बीच में कोई खास प्यार नहीं है, इनके बीच में भैया कोई खास प्यार नहीं है, इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसको भैया क्या बोला जाएगा, इसको बॉयल करना आसान है ना, इसको मेल्ट करना आसान, तो लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। यहां पर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, रीजन है अरे मेटालिक क्लस्टर था वो पहले से ही भैया क्या एक सॉलिड फॉर्म में समझिए कि एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बीच में तुमने हाइड्रोजन डलवा दी। अगर हाइड्रोजन गया तो इंटरस्टिशियल साइट्स भी भर गए, तो इसका मतलब कंप्लीटली अब वो एक सॉलिड की तरह है जिसको आप डिगा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। अरे क्लियर है ना, यस सर। अगली चीज देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निश्चित रूप से ये कब होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसको आयनिक फॉर्म में इसी तरीके से सॉलिड के फॉर्म में नहीं, लेकिन अगर हम इसको मेल्ट कर दें या पानी में डाल दें, पानी में डाल दें या मेल्ट कर दें, लेकिन पानी मत डालना क्योंकि पानी में इसके डालते H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो मान लीजिए इसका मेल्ट फॉर्म हो, तो वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है क्योंकि वहां पर आयंस मूव कर सकते हैं अब, ठीक है। और कोवलेंट के केस में भैया पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर भैया कोई आयन वगैरह तो है नहीं, है ना, कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में आपकी हेल्प कर दे वो, ठीक है। आइए देखते हैं,
ये क्या नॉन स्टॉकियोमेट्रिक है, पहले बता चुका हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी का एक प्रश्न आता है तो देख लीजिएगा, लिथियम हाइड्राइड है ना, यहाँ से है, आयनिक हाइड्राइड का एक क्वेश्चन होता है, थर्मल स्टेबिलिटी पर प्रश्न होता है। तो LiH, NaH, KH, RBH और CSH में जो LiH है वो क्या है भैया, वो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, ठीक है। और जैसे जैसे मेटल के आयन की साइज बढ़ती जाती है वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये कम हीट पर टूट जाएंगे, लेकिन ये भाई साहब कम हीट पर नहीं टूटते, ये थर्मली स्टेबल हैं, ये और ज़्यादा हीट अभी बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या बोला जाता है, जैसे जैसे कैटायन की साइज बढ़ेगी यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाएगी उनके हाइड्राइड्स के केस में। वैसे आप पढ़ोगे तो एस ब्लॉक के अंदर इसको इत्मीनान से सिखाया जाता है ना, थर्मल स्टेबिलिटी। आइए देखते हैं अगला पार्ट है क्या, H2O वर्सेस D2O। जैसे हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, प्रोटियम या नॉर्मल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को कहते हैं हैवी हाइड्रोजन। उसी तरीके से यहाँ वाटर तो नॉर्मल वाटर है ना, हमारी जिंदगी में जो दिख रहा है, और जो ये D2O है इसको कहते हैं हैवी वाटर। तो नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा D2O क्या है, एक हैवी वाटर के नाम से जाना जाने वाला भैया एक सॉल्वेंट या लिक्विड मान लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, मैं NCERT से इसको सीधा उठा के लाया हूँ, काम की बात है। देखते हैं क्या है मॉलिक्यूलर, अगर मास की बात करें तो बताइए H2O एंड D2O में मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होगा। अरे सर निश्चित रूप से D2O का ज़्यादा होगा। अरे जब ड्यूटेरियम ही भारी था तो दो भारी लोग इधर मिल गए ना, तो यहाँ पर एटॉमिक, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा निकलेगा, रट लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा निकलेगा भैया, D2O का। तो D2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिसका मास ज़्यादा उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको D2O के बारे में समझ में आया कि D2O के केस में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट वहाँ का ज़्यादा है। आइए देखते हैं टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाटर के केस में मैक्सिमम डेंसिटी दिखाई देती है, लेकिन D2O के केस में यही सेम चीज़ 11 डिग्री सेल्सियस तक दिखाई देती है। ये केल्विन में लिखा है, ये जो लिखा है ना ये केल्विन में है, ठीक है जी। तो ये करीब करीब मैंने बता दिया कि 11 के आसपास आएगा, और ये करीब करीब 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलती है वाटर के केस में। सबसे ज़्यादा डेंस कब रहता है वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है, ये बात तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी जान लीजिए, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। ज्यादा डेंस कौन होगा, हर चीज में कौन अभी जीत रहा है भैया, D2O जीतता जा रहा है भैया ना। अरे डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। आसान है भाई, है ना, डेटा रट्टा नहीं मारेगा कोई, कुछ भी नहीं रटना है, समझना है ना। विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा विस्कस होने का क्या मतलब होता है, ज़्यादा विस्कस होने का क्या मतलब होता है, बोलो बोलो बोलो। जैसे शहद है, शहद ज़्यादा विस्कस है, लेकिन पानी ज़्यादा विस्कस नहीं है। पानी को गिराएंगे फ्लो कर जाएगा बहुत तेज़ी से, शहद गिराएंगे भैया नहीं फ्लो कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंटरनली क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो आगे नहीं भाग रहा होता वो, मतलब पीछे की भी की तरफ खींच रहा होता है। इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से विस्कोसिटी बढ़ती है ना। और ये केस कहाँ पे ज़्यादा है भैया, विस्कोसिटी भी D2O के केस में ज़्यादा दिखाई देगी। अगली बात करते हैं, एक्चुअली इसका रीजन बता देता हूँ। एक्चुअली जो D2O है ना, D2O के अंदर जैसे हम कहते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसी तरीके से होता है ड्यूटेरियम की बॉन्डिंग। और जो ड्यूटेरियम बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के, और यही वो वजह हो जाती है कि एक D2O दूसरे D2O को बहुत करीब ला करके रखता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वाटर के। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए यहाँ पर यही वो वजह जहाँ से आप बोलते हो कि D2O का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा आता है। एक तो ये कि यहाँ पर क्या मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, दूसरा ड्यूटेरियम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ड्यूटेरियम बॉन्डिंग बोला जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं। D2O के केस में ड्यूटेरियम बॉन्डिंग बहुत अच्छा ही होती है, ठीक है। अच्छा देखते हैं अगला, अब समझना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं बताता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप ऐसे समझो, सिर्फ एक लाइन में, जो अच्छा सॉल्वेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का काम क्या है, चीज़ों को डिसॉल्व करके अलग अलग कर देना, है ना। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भूल गए क्या भैया, यहाँ पे आओ, चलो चलो देखो, 2 आयंस हैं, जैसे मान लो 2 आयंस है, प्लस एंड माइनस, है ना। आप एप्सिलॉन लेते थे ना भाई, तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे ये क्या है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम कहते थे कि जो फोर्स होता है, जो इन दोनों में लगने वाला फोर्स है, वो इम्प्रपोर्शनल है एप्सिलॉन की, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इम्प्रपोर्शनल है।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी दो आयंस के बीच में फोर्स उतना कम लगेगा, तब इसका मतलब वो सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। इसका मतलब सॉल्वेंट जिसके लिए आप कह रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है, वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, वो आयंस को अलग अलग कर पा रहा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा रहा है। लॉजिकल है जी। अच्छा, अब समझें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब एक ही बात है कि भाई देखो सॉल्वेंट जो होता है, ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट कौन है, वाटर एक ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट है। तो यहां से भैया कहानी क्लियर है कि जो वाटर है उसका क्या है, वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू D2O। बाकी सब में ये जीतता, इसमें ये जीतता, ये भी लॉजिकल था, आराम से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, D2O इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है, वहां पे न्यूट्रॉन्स की बमबारी है, उनको कंट्रोल करना है, एज अ मॉडरेटर हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, आपको एक चीज पढ़ाई जाती है आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम लगा देते हैं, फिर हम रेट चेंज को चेक करते हैं कि रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है घट रहा है, इसको बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट, है ना। तो यही बोला जा रहा है, D2O यहाँ पर भी यूज किया जाता है रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, है ना। आइए देखते हैं, अगली चर्चा है H2O2 पर। नाम क्या भैया, नाम तो सुना ही होगा, नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रेड कलर दिखता नहीं है ब्लैक पर, तो क्या करें भैया जी, चेंज कर देते हैं। आइए, इसका नाम क्या भैया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर मामला। अच्छा जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो नॉन प्लेनर है, स्ट्रक्चर बना के भी दिखा रहा हूँ, नॉन प्लेनर होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इनके लिक्विड फॉर्म में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं, जो H2O2 है अगर हम उसको बनाएं तो हम इसको इस तरीके से कुछ बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझाता हूँ, ऑक्सीजन है, वहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, यहाँ पे भी है दो लोन पेयर, समझ में आ गई बात। ये दोनों हाइड्रोजन हम इधर क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम रिपल्सन से बचना चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए एक बार लोन पेयर का ओरिएंटेशन इधर रहता है, इधर रहता, तब भी रिपल्सन होता है, ऐसा नहीं है रिपल्सन नहीं होता। और रिपल्सन होता है इसी वजह से ये वाला बॉन्ड ज़्यादा मजबूत नहीं होता, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटने वाला बॉन्ड होता है। कौन सा, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटने वाला बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि इनके लोन पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, और इसी वजह से जो H2O2 है वो रिएक्टिव बहुत होता है। क्लियर है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर है। कभी किताब अगर जीवन में खुली होगी आपके तो समझ जाएंगे कि ओपन बुक ऐसा दिखता है ना। अरे बोलना भाई, है ना। एक बार मैं पढ़ रहा था, बच्चा कहता कि सर एक बात बताइए, अगर मैंने इस बुक को ऐसे टेबल पे रख दिया था तो ये हमारा मॉलिक्यूल ही फ्लैट हो जाएगा। नालायकों, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओपन बुक स्ट्रक्चर ही शो करता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर ही ये शो करता है, ठीक है, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर ही शो करता है। क्लियर मामला। बोलो बोलो, यहाँ पे देखिए, यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये है, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये देखो दोनों ऑक्सीजन बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, इस वाले पेज पर, है ना, इस वाले पेज पर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से बना रहा हूँ, और इस वाले पेज पर हाइड्रोजन मैं यहाँ इस तरीके से बना रहा हूँ। क्लियर मामला। बोल मेरे भाई, बोल मेरे भाई, मामला क्लियर है। थोड़ा सा मैं साफ सफाई कर दूँ ताकि देखने में ठीक लगे। अभी थोड़ा ओपन बुक की फील आ रही होगी, है ना। थोड़ा गंदा हो गया, ये ऊपर हमने ज़्यादा बना दिया, इधर नहीं था ये, है ना। शुद्ध साफ सुथरा बनाएं कृपया, ठीक, यहाँ पर अब ओपन बुक लग रहा होगा। क्लियर ना। यस, तो देखिए ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लैट मत बोल देना कभी, है ना, कि ऐसे सर ये तो किताब थी मैंने पढ़ा, मेरे को नींद आ गई मैंने रख दी हो। देखिए हमारा मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। नालायक को आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब मैं इसके लेबोरेटरी मेथड को बताने जा रहा हूँ कि भैया लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है H2O2। देखते हैं, हमारे पास है भैया BaO2.8H2O, ये एक तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मेन पार्ट क्या है भैया, BaO2। BaO2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये बोलो बोलो, पढ़ दो यार, नाम क्या है, बेरियम परऑक्साइड। तो कैसे लिखेंगे, बेरियम 2+ एंड O2 2 नेगेटिव, बोलो ना मेरे भाई,
बेरियम 2 प्लस एंड O2 2 नेगेटिव, बेरियम 2 प्लस एंड O2 2 नेगेटिव इज बेरियम परऑक्साइड। सामने है H2SO4, H2SO4 तो भैया जीवन भर इस तरीके से टूटने के लिए आदती है, 2H प्लस देकर के सल्फेट बना देता है ना। तो O2 2 नेगेटिव क्या है, परऑक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड आयन। क्लियर है मामला, ये पता है कि नहीं आपको, जानना बड़ा जरूरी है। परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन की मैं बात करूं तो O2 2 नेगेटिव होता है। क्लियर है मामला, है ना, ध्यान रखिएगा, ये है परऑक्साइड आयन। 2H प्लस निकालने के बाद यही हालत बचती है। ठीक, अब समझिए, अब जो O2 2 नेगेटिव है वो यहाँ से 2H प्लस को लेकर के H2O2 बना देगा, H2O2 बना देगा। क्लियर है, और बेरियम 2 प्लस सल्फेट लेकर के बेरियम सल्फेट BaSO4 बना देगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 बना देगा। मामला शायद समझ में आ गया होगा। तो देखिए लेबोरेटरी में आसानी से हम H2O2 फिर बना सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, अच्छा मेथड है, पेपर में आता भी है। क्या है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। सुनने में कठिन लगेगा, अभी समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर क्या है, अपने आप ही ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसका, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का। तो नाम में देखिए क्या लिखा, एंथ्राक्विनोल, तो पहले एंथ्रासीन बनाते हैं, क्या, एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन ऐसा कुछ दिखता है, 3 बेंजीन एक साथ कनेक्ट कर दो, उसको कहते हैं एंथ्रासीन। अब एंथ्राक्विनोल बनाना है तो क्विनोल में क्या है, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं OH की फील आ रही है, तो OH हमें लगाना है यहाँ और यहाँ, तो ये हो गया एंथ्राक्विनोल। अब उसमें भी 2 इथाइल है, तो कैसे गिनते हैं, देखो यहां से गिना जाता है 1 2, तो 2 पोजीशन ये है, C2H5, C2H5, इस जंक्शन पॉइंट के अगला वाला 1 होता है, ये 2 होता है, इसमें नाम इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 पर इथाइल एंथ्राक्विनोल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। अब क्या करिए, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को एयर में रख दीजिए बस, है ना, एयर में रख करके रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब रखना ही नहीं है यार, इकट्ठा भी करना है। ठीक है, इसको ऊपर से ढक के मतलब रिएक्शन करेंगे ताकि हम H2O2 बने तो इकट्ठा भी कर पाए उसको। अच्छा, हमने क्या किया, इसको एयर से पास किया। अब एयर में ज़्यादा रिएक्शन करने वाला पार्ट कौन है, N2 तो रिएक्शन करता नहीं है, तो रिएक्शन करने कौन आ रहा है भैया, O2 रिएक्शन करने आ रहा है। तो O2 क्या करेगा, आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का काम करता है, तो वो क्या करेगा, इनका कर देगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो ऑल है, OH ग्रुप है, वो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कार्बन पर, अब जैसे देखिए CH कहीं आप ऐसा समझ लीजिए, बल्कि ऐसा ले लेता हूँ, अगर कार्बन पर इस तरीके से OH है तो वो C डबल बॉन्ड O ऐसे पार्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, ये इस तरीके के पार्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। समझ गए क्या बात को, बोलो बोलो बोलो। तो इसको होना चाहता नहीं, इसको बोलते हैं कि ये अगर ऐसा होता है तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो भैया अगर कहीं भी आपने पढ़ा होगा एल्कोहल से कीटोन बनाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। सेम कहानी यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं क्या होगा। तो जो OH था वो एक्चुअली यहाँ पे देखना कीटोन के फॉर्म में आ जाएगा, OH भैया कीटोन के फॉर्म में, और अभी यहाँ पे C2H5 जहाँ था वहाँ रहेगा ही। तो फिर अंतर क्या आया होगा, चेंज देखो क्या आया, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो आ गए, ऑक्सीजन आ गए, और सामने से आप फिर से ऑक्सीजन ले रहे हो, तो हो क्या रहा है, 2 ऑक्सीजन ये और ये 2 हाइड्रोजन। भाई ये 2 ऑक्सीजन तो यही है ना वहाँ जहाँ पे दिख रहे हैं, तो निकला क्या, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये O2, तो यहाँ पे मिल करके हो गए H2O2, यहाँ पे ये मिल करके हो गए H2O2। देख लीजिए कृपया, यहाँ पर क्या हो गए H2O2। हुआ क्या है समझना चाहेंगे प्रोसेस। तो देखिए जो O2 था वो रिड्यूस हुआ, O2 2 नेगेटिव में चला गया, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ ऑक्सीजन पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यहाँ देखिए OH ग्रुप से कीटोन का बनना ऑक्सीडेशन है। तो इसी को बोला जाता है कि ऑटो ऑक्सीडेशन, मतलब एयर में रखने से ये काम हो जाता है और आपको H2O2 मिल जाता है। तो आप क्या करिए, H2O2 को हटा लीजिए। अभी जो आपको ये मिला इसका नाम क्या होगा, सोच के देखो। अगर ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल है तो ये निश्चित रूप से एंथ्राक्विनोन होगा। बस नाम में ऑल की जगह पर क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आकर के लग चुका है। अब जो बना इसको क्या करिए, सिंपली रिडक्ट करा दीजिए, इसको H2 से पास करवा दीजिए, इससे H2 गैस पास करवा दीजिए। H2 क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, कीटोन को क्या कर देगा, इस तरीके के OH ग्रुप वाले पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो यहां पे ये बन जाएगा। बोलो भाई अभी क्या हुआ, समझना ध्यान से। आपने मान लीजिए कि
ये लिया है 1 मोल, तो 1 मोल को हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज करके ये 1 मोल बनाया और साथ में ये बन जाएगा, तो इसको हमने हटा दिया। अभी जो ये 1 मोल मिला इसको रिड्यूस करके दोबारा बनाएंगे, फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, बल्कि आपको क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में O2 प्रेजेंट है वही H2O2 में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी ये प्रोडक्ट आपका खराब नहीं हो रहा है। तो सस्ते में बड़ा काम हो जाएगा, और निश्चित रूप से समझ में आ रहा है इंडस्ट्री का काम ही ऐसा होगा, प्रॉफिट यहाँ धंधा ज्यादा चलेगा। कहानी ठीक लग रही है ना? हाँ, आइए अगला देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, विस्कोसिटी। पहले आपको बताता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, अगर यहाँ पे बॉन्डिंग इस तरीके की है तो निश्चित रूप से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। बोलो भैया, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उससे ज़्यादा अच्छी होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए 2 लोन पेयर हैं, तो इन लोन पेयर के थ्रू भी तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और हाइड्रोजन पर प्लस रहता है तो वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से इंटरेक्ट करेगा, लोन पेयर जो हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारा H2O2 बहुत अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। एक H2O2 मॉलिक्यूल बहुत सारे H2O2 मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा भैया, एक ग्रुप बना लेगा। अगर ग्रुप बना लेगा तो वो ज़्यादा विस्कस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर के। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ खराब है, लेकिन उससे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें H2O2 को केस में देखने को मिलती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी कहाँ है, कोई पूछे तो क्या बताओगे, H2O2 के केस में, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए यही लोग तो इन्वॉल्व होते हैं। समझ गए बात को? यस। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा मिलती है विद रिस्पेक्ट टू, ये है विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू H2O। H2O से ज़्यादा विस्कस रहता है H2O2 का लिक्विड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है। अगली बात, बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अरे जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, बोलो भैया मेरे, ज़्यादा अच्छा बॉइलिंग पॉइंट मिले, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा हमारा लिक्विड, जब वहाँ पर होगा ज़्यादा अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? यस सर। डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, निश्चित रूप से डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डेंस होगा ये, है ना। विस्कस ज़्यादा, मतलब समझ में आ रहा है कि ज़्यादा डेंस होगा तभी तो ज़्यादा विस्कस हुआ होगा। क्लियर है? डेंसिटी ज़्यादा क्यों है? सेम कहानी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम पे मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप ये पता करिए अच्छा सॉल्वेंट कौन है। जो अच्छा सॉल्वेंट है, जो आसानी से चीज़ों को डिजोल्व करा सकता है अपने अंदर, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जीतेगा। तो यहाँ पर जीतता है H2O। सिंपली मैं बोल देता हूँ, क्योंकि यार H2O जो होता है वो भैया एक यूनिवर्सल क्या है, सॉल्वेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं। बल्कि मैं कहूँ H2O2 ना बहुत ही घटिया सॉल्वेंट है, इवन इसको तो सॉल्वेंट बनने का कोई हक नहीं है, इसलिए हम इसको एज ए सॉल्वेंट ट्रीट नहीं करते। अब इसका रीज़न पूछा जा सकता है, तो इसका रीज़न ये है कि H2O2 ना भैया जी टूटता है, डिकम्पोजिशन करवाता है ना। पी ब्लॉक में ये बातें डिस्कस होती हैं, डिकम्पोज होता है वो, नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट। H2O2 नहीं यूज किया जा सकता। रीज़न क्या है कि जो H2O2 होता है ना, वो बहुत आसानी से H2O एंड इस तरीके से हाफ मोल O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। तो ये डिसोसिएशन का प्रोसेस बहुत ईजिली यहाँ पर हो जाता है। अब मान लीजिए कहीं पर आप किसी चीज़ को इसके अंदर डिसॉल्व करा करके अपनी रिएक्शन करवाना चाहते हो, लेकिन ये भाई साहब अपने को आप तोड़ लेंगे, तो ये क्या सॉल्वेंट कहलाने योग्य हैं? प्रश्न का जवाब है नहीं। इस प्रश्न का जवाब है मेरे भैया नहीं, तो इसलिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज ही नहीं किए जा सकते। तो साफ मतलब समझ में आया कि घटिया सॉल्वेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इनका घटिया ही होगा। आइए अगला देखते हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, ये जो रिएक्शन है ना, इसको कैटलाइज कराता है अगर वहाँ पर कोई जैसे सोडियम प्रेजेंट हो, कैल्शियम प्रेजेंट हो, या इनके आयंस प्रेजेंट हो, इन्हीं के रिस्पेक्टिव आयंस प्रेजेंट हो, Na+, कैल्शियम 2+, तो ये प्रोसेस और तेजी से हो जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम H2O2 को हम कभी भी ग्लास के बने हुए मटेरियल में इसको नहीं रखते हैं। H2O2 को कभी भी ग्लास के बने हुए मटेरियल में नहीं रखते। रीजन इज कि ग्लास के अंदर भैया होता है सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, तो इन सिलिकेट्स के अंदर है क्या, आयंस प्रेजेंट हैं। तो ये आयंस क्या करते हैं, इस प्रोसेस को और तेजी से करवाने लग जाते हैं। तो आप इसके अंदर जो H2O2 डालते हो, एक्चुअली वो अपने आप को क्या कर देता है, डिसोसिएट कर लेता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो भैया जी इसमें रह नहीं पाएगा ना, बेकार कर दिया आपने ये सोल्यूशन। समझ गया बात को? हाँ।
चलिए अगला देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन इज स्टोर्ड, इसी वजह से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक में तो कैल्शियम और सोडियम नहीं मिलने वाला, और वैक्स लाइंड ग्लास कंटेनर्स। अगर आप ग्लास में डालना चाहते हो तो इस पर, इसके ऊपर क्या होगा, वैक्स लाइंड रहेगा, ताकि वैक्स लगा होगा तो ग्लास के टच में नहीं आएगा क्या, H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन। रीजन शायद समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। क्लास में कृपया याद करके जाएं, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन। ये तो देखो मोल का, जहर मोल का कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें इनऑर्गेनिक का खास लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार रिवीजन आपके सामने रखूंगा। देखते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए आप गए बाजार में आपने एक खरीदी बोतल, अरे वो वाली बोतल नहीं नालायकों, H2O2 का, इसके ऊपर लिखा था H2O2 का सॉल्यूशन, लेकिन ऊपर लिखा था 20% H2O2, है ना, ऐसे करके मिलता है। तो आप समझ क्या जाएंगे इसको देख करके, आप यार पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, मोल्स पढ़ने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप कहेंगे एक्चुअली ना ये रहता है वेट बाई वॉल्यूम में, है ना, 20% वेट बाई वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे 20 ग्राम, समझना वेट किसका लिखा जाता है, बोलो बोलो बोलो, सॉल्यूट का, तो H2O2 20 ग्राम H2O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml ऑफ टोटल एक्वस सॉल्यूशन। देखो बात ठीक है। तो बोला जाए कि आपके जिस बॉटल पे 20% H2O2 लिखा है, उसका मतलब हुआ अगर वेट बाई वॉल्यूम में है, बल्कि ये स्ट्रेंथ किसमें बताया जाता है, वेट बाई वॉल्यूम में, तो आप बोलोगे कि H2O2 वहां पर कितना है, 20%, वॉल्यूम कितना रहा होगा पूरे एक्वस सॉल्यूशन का, 100 ml। इतनी बात ठीक है, बेसिक सी बात कर रहा हूं, मोल की कहानियां है यार इसमें, है ना। तो लिखा है भी हमने कि 20% एक्वस सॉल्यूशन, वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है कि 20 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2। मामला क्लियर है, ये तो आसान था। अगली एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाला ओपी लिख करके याद करेंगे, इसको ज्वाला ओपी लिख करके याद करेंगे, ठीक है जी। ज्वाला ओपी कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अब आप ऐसे समझिए कि हमारा जो H2O2 था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, कि जो हमने H2O2 लिया है वो भैया डिकम्पोज हो जाता है H2O एंड हाफ O2 में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो देखिए यहां पर कैसे डिफाइन किया जाता है, यहां पर बोला जाता है कि अगर हमारे पास 1 ml, कृपया ध्यान दें, 1 ml H2O2 का सॉल्यूशन है, 1 ml H2O2 का सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन से हमें जितना वॉल्यूम ऑफ O2 मिलता है, जितना वॉल्यूम ऑफ O2 मिलता है, उसी को अगर हम ml में लिख दें तो वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है, तो वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है। यही देख लीजिए यहां पर लिखा है कि द वॉल्यूम इन ml ऑफ ऑक्सीजन liberated at NTP by the decomposition of 1 ml sample of हाइड्रोजन peroxide। हाइड्रोजन peroxide के 1 ml के सैंपल के डिकम्पोज होने के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ O2 हमें मिलता है, उसी को अगर हम ml में लिख लें तो वो जो नंबर निकला वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहलाएगा। और आप जो है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले लोग हैं, तो अगर मैं एक बात कहूं कि यार इसकी मोलैरिटी अगर m है, मान लो इसकी मोलैरिटी कितनी है, इसकी मोलैरिटी कितनी है भैया, इसकी मोलैरिटी m है, मोलैरिटी m है। मैं बस हिंट दूंगा, जवाब आप बनाएंगे, बाकी थोड़ा सा और भी बताने वाला हूं। अगर मान लो इसकी मोलैरिटी m है, तो क्या आप मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं? कैसे करेंगे उसका एक प्रोसेस जान लीजिए, डायरेक्ट क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। समझिए, अगर इसकी मोलैरिटी m है तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि H2O2 के उस सैंपल में m मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट है पर लीटर। यही तो मतलब होता है मोलैरिटी का। क्या मतलब है कि वहां पर m मोल, मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर, इसका मतलब वहां पर m मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट है इन 1 लीटर। अब इससे कितना वॉल्यूम ऑफ O2 निकलेगा, यही आप निकाल ले जाएं तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ तुरंत मिल जाएगा। थोड़ा इसके साथ और दूसरा हिंट देता हूं, जो हमारा H2O2 अगर आप इसका 1 मोल लें, कितना, इसका 1 मोल लें तो देखिए इसका आधा मोल मिल रहा है, इसका 1 मोल लें तो इसका आधा मोल मिल रहा है। कृपया ध्यान दें,
अगर इसका आप 1 मोल लेंगे तो इसका आधा मोल मिल रहा है, और आधा मोल जो O2 मिला है वो जो है 11.2 लीटर के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? ये कहां से आया? अरे नालायक महोदय, एक चीज पढ़ी होगी आपने, आप कोई भी गैस लो, अगर वो 1 लीटर गैस है तो वो आप कहते हो ना कि वो 22.4 लीटर जगह को क्या करेगा भैया? कब्जा करेगा। मतलब वॉल्यूम उसका कितना आएगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम आएगा। इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं कि एक मोल गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो आधे मोल का कितना? 11.2 लीटर। अब यहां पे हमारे पास कितने मोल्स हैं? m मोल्स हैं, तो रिलेशन निकल जाएगा। आप देखिएगा, निकाल के मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको आ चुका है। देखिए मैं जवाब फाइनल क्या आएगा बता देता हूं। मोलरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में जो रिलेशन निकल करके आता है, दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2, या इस तरीके से आप देख लीजिए 11.2 इंटू मोलरिटी। 11.2 इंटू मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये निकल करके आता है। बुद्धि लगा लेना कहां से आया है, जो मैंने बताया उसी समझ जाइए कि इसके 1 मोल से इसका 11.2 लीटर बन रहा है, तो उसके m मोल से कितना बनेगा? यार बुद्धि लगाओ ना यार। हाँ लग गया होगा शायद। चलिए अगला देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 m। 8.9 m मतलब कि इन्होंने मोलैरिटी दे दी है। अच्छा जी, तो मोलैरिटी m इज इक्वल टू 8.9, ठीक है जी। H2O2 सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर एट, इससे कोई खास मतलब नहीं है। हमें निकालना क्या था? अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये देखो हमें निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इन्होंने दे रखा है मोलैरिटी, वो रिलेटेड है H2O2 से। पीछे भी एक फॉर्मूला टाइप की चीज हमने देखी थी, जब आप उसी से लगा देंगे। क्या बोला जाता है भैया फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आप लिखते हैं 11.2, इतना निकलता है O2 कहां से भैया? 1 मोल ऑफ H2O2 से। तो m मोल से कितना निकलेगा? आप कहेंगे m से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। m है क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कहानी खत्म हो चुकी है। अरे भैया यहां पर m की वैल्यू दे दी इन्होंने कहा कि 8.9 मोलर वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन है यहां पर H2O2 का। तो यहां पर हो जाएगा जी 8.9 11.2 इज इक्वल टू करीब करीब 100, करीब करीब 100 है ना? देख लेना, हाँ करीब करीब 100, इसको 9 मान लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो करीब करीब 100 आएगा। तो इसका जवाब आया वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पर 100 आएगा जी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आएगा? 100 आएगा। मामला क्लियर है? और इन्होंने लिखा भी है कि आपको नियरेस्ट इंटीजर में जवाब देना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत रहा ये कि द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इन्होंने देखिए ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन्होंने बता दिया। हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 5.6, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 5.6। आगे लिखा है डेंसिटी, डेंसिटी D इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। क्लियर है? फिर आगे क्या करना है? हमें स्ट्रेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ, आप लिख लेंगे सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे निकाला जाता है ना जी? यही तो मास परसेंटेज होगा ना, m/m। अच्छा जी, तो ये कैलकुलेट करना है, साथ साथ मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी तो भैया जी डायरेक्ट निकल जाता है, फॉर्मूला हमें हो गया पता। क्या होता है भाई? 5.6 डिवाइड बाई हो जाएगा 11.2। अरे क्या होता है? अरे 11.2 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नीचे कर दीजिए इसको, ठीक है जी। ये कितना आएगा जी? 5.6 से कट जाएगा नीचे 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो 0.5 इतनी मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है जी। इतनी क्या आ जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर मोलैरिटी 0.5 है, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि 0.5 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, यही कहना चाह रहा हूं ना।
बोलो भाई। अरे मोलरिटी का मतलब यही होता है कि 0.5 मोल ऑफ H2O2 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मामला क्लियर है ना? यस, ठीक है। अब बताइए कि इसको, क्योंकि मेरे को ना मास तक जाना है, तो मास को कहीं ना कहीं मोलर मास से मिलाना पड़ेगा, तभी जो है यहां पे कहानी मास की निकल के आएगी। बताता हूं, ये मोल में है ना, तो मोल को अगर मैं इसमें लिखना चाहूं एटॉमिक मास के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बताइए? 0.5, बोलो बोलो बोलो, इतने मोल। देखो एक मोल H2O2 का वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नहीं मोलर मास कितना है, तो आप कहेंगे भैया 34 ग्राम है। ये लिखा भी है 34 ग्राम पर मोल। तो एक मोल H2O2 का मोलर मास 34 ग्राम है, तो बताइए 0.44 का कितना होगा? तो 0.4 नहीं 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा जाएगा बोलो? यहां से छापो छापो छापो, कितना लिखा जाएगा? 34। ये क्या निकाला हमने? अरे मोल को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है जस्ट यार। और ये क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन को अब हमें किस में चाहिए भैया? यहां पे भी हमें कह रहे हैं कि हमें मास चाहिए, तो लीटर में नहीं लिखना है ना सॉल्यूशन को। अब हमें मास लिखने के लिए क्या चाहिए बताओ? ये वॉल्यूम रहा, डेंसिटी है ना। तो हो जाएगा क्या, बता सकते हैं? आप लिखेंगे 1000 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आई? 1000 ग्राम है ना। अरे भैया ये कितना है? 1000 ml, और ये क्या है? 1 ग्राम पर ml की डेंसिटी। तो ये सॉल्यूशन निकला हमारा 1000 ग्राम का। शायद आपको समझ में पूरी बात ही आ गई होगी क्या कहना चाह रहा था मैं। कुछ नहीं करना, मोलरिटी से देखा हमने कितने मोल पर लीटर, मोल को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई करके उसके मोलर मास से, और ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन था हमें पता है भैया कि यहाँ पर आएगा 1000 ml, और 1000 ml का मतलब हो जाएगा 1 ml सॉरी 1 ml नहीं बोलेंगे, 1 ग्राम पर ml की डेंसिटी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो वेट निकल करके आएगा, जो मास निकल करके आएगा वो 1000 ग्राम होगा। अब हमें सॉल्यूशन का पता है मास, और हमें सॉल्यूट का पता है मास। क्या हम मास परसेंटेज निकालने योग्य नहीं है क्या? अरे जरूर हैं। बताइए सॉल्यूट क्या भैया? H2O2। ये क्या है? H2O2 का ही तो लिखा गया है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 17 ग्राम। 17 ग्राम H2O2, ठीक है। कहां प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में। कितना है भैया? ये है 1000 ग्राम इंटू 100 कर लीजिए जी। यहां पे क्या हो जाएगा? 1.7। बोलो भाई, कहीं से शक है क्या? अरे कट करो ना, 17.10 हो जाएगा। तो 1.7, इसका मतलब पहले लिखा होगा 1.7, तो इसमें से कोई सही होगा, और मोलरिटी है आधी, मोलरिटी है आधी, तो ये रहा जवाब, ए ही सही है। आसान था, बेहद आसान था। अरे ये निकाला, इसके बाद ये डिफाइन करके जा डायरेक्ट आप जवाब पे कूद गए। आपको मोल आता है भैया, जिसको मोल समझ आता है उसको, उसके लिए तो यूं ही गया गुजरा क्वेश्चन था ये। आइए पढ़ते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। किसको कहते हैं हार्ड वाटर, किसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर? समझिएगा, हार्ड वाटर वो वाटर है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं कि वो हार्ड वाटर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साबुन जो है उसमें, साबुन जो होता है वो बनता है फैटी एसिड्स से, बल्कि कहूं तो वो होता ही फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स का मतलब क्या होता है कि कार्बन की 17 कार्बन की चेन होती है। आपने फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा, C17H35COO नेगेटिव Na+। साबुन हमारा कुछ ऐसा होता है जहां पे कार्बन की बहुत बड़ी 17 कार्बन की एक चेन होती है, तो वहां पे 35 हाइड्रोजन लगे होते हैं, COO नेगेटिव Na+, ऐसा एक मतलब एक शिखा एक किनारे ऐसा रहता है। तो ये क्या है भैया? ये है हमारे साबुन का फॉर्मूला। ये जब पानी में जाता है तो होता क्या है? एक्चुअली पानी के अंदर ना कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, और इनके प्रेजेंस की वजह से कुछ कहानी ऐसी बन जाती है वाटर की कि वो जो है झाग बनने से साबुन को रोक देते हैं। अब समझिए वो क्या करते हैं। अगर पानी में कैल्शियम आयन प्रेजेंट है तो पता है कैल्शियम आयन क्या करता है? कैल्शियम आयन ये जो इतना पार्ट है, ये क्या है? एनायनिक पार्ट है, उसके साथ बनाएगा रिश्ता। क्या करेगा? कैल्शियम 2+ है ना, तो इसके लिए वो इनके साथ C17H35COO ट्वाइस ये बनाएगा, और इसका हमें एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसका हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, मतलब आपका ये जो अच्छा खासा साबुन है ना, नॉर्मल वाटर में ये झाग देता था क्योंकि वहां पर कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन ऐसा वाटर जहां पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2+ आयंस प्रेजेंट होते हैं वो वाटर हार्ड वाटर कहलाता है, क्योंकि वो जो है, जो कैल्शियम 2+ है, वो इसके एनायनिक पार्ट के साथ मिलकर के प्रेसिपिटेट डाउन करा देगा। तब अगर आपका साबुन ही खराब हो गया तो झाग कौन दिलवाएगा भाई?
झाग बनने का प्रोसेस भी आपको पढ़ाया जाता है, मिसल फॉर्मेशन वगैरह पढ़ते हो सब कुछ आप, उसके लिए इसका फ्री होना जरूरी है। अगर ये प्रेसिपिटेट डाउन कर गया तो इसका मतलब आपका साबुन बर्बाद जा रहा है, झाग नहीं दे रहा है। तो हार्ड वाटर को पहचान ले जाएंगे, आप कहेंगे कि ऐसा वाटर जहां पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होंगे वो हार्ड वाटर होगा, वो साबुन के साथ झाग नहीं देता। लेकिन सॉफ्ट वाटर वो है जहां पे भैया भरपूर झाग मिल जाती है, उसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर। कहानी शायद क्लियर होगी, पढ़िएगा, लाइन समझ में आएगी। लिखा है हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो पहली बात क्लियर है, क्या है, कैल्शियम आयन होगा, कैल्शियम 2+, ठीक है, मैग्नीशियम 2+ आयन होगा, ये तो कैटायनिक फॉर्म में। लेकिन इन्हीं के कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पानी में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा जो पानी है वो हार्ड वाटर है। क्लियर है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन्हीं के सल्फेट्स प्रेजेंट होंगे तो हार्ड वाटर है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे, इसी वजह से हमारा वाटर हार्ड वाटर है। तो एनायनिक पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 नेगेटिव, और अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो SO4 2 नेगेटिव, अगर मैं क्लोराइड की बात करूं तो Cl नेगेटिव। देख लो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एनायंस अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कंबाइंड हैं तो पानी को वो क्या कर रहे हैं, हार्ड बना रहे हैं, झाग बनने नहीं दे रहे हैं। कहानी शायद क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये चीजें आपको दिमाग में टिकानी है, ये 3 एनायंस है, ये 2 हमारे कैटायंस हैं, ठीक है। अब अगर हमें हार्ड से सॉफ्ट वाटर बनाना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें पानी में से इन्हीं बिरादरी को निकाल देना है। तो यार देखो, अगर आपने ये निकाल दिया या इनमें से इनको निकाल दिया तो क्या होगा, आपका पानी सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, वही काम हम आगे करने वाले हैं। देखते हैं, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस। हार्डनेस भी 2 तरीके की है, एक है टेम्पररी हार्डनेस। आप अगर पानी को सीधा बॉयल कर दें, सिर्फ बॉयल कर दें, और बॉयल करने के बाद अगर कुछ मतलब हमारा पानी कैसा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, वो साबुन के साथ झाग देने लग जाए, तो उसको बोला जाता है कि वो टेम्पररी हार्डनेस उसके अंदर थी। इस वजह से सिर्फ बॉयल करने से ऐसा हुआ कि आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई? यस। आप समझिए कि ये टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से आता है। टेम्पररी हार्डनेस का रीजन होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो टेम्पररी हार्डनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन सल्फेट एंड क्लोराइड्स जो होते हैं वो परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं, दोबारा बता देता हूं, टेम्पररी हार्डनेस उसको बोलते हैं जब वाटर को जस्ट बॉयल कर देने से क्या हो जाए, वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन सल्फेट एंड क्लोराइड के प्रेजेंस होने की वजह से पानी जो है वो परमानेंटली हार्ड हो जाता है, मतलब है कि उसके बॉयल करने से उसका हार्डनेस नहीं दूर होगा। तो याद रहेगा आपको, सल्फेट एंड क्लोराइड्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है और टेम्पररी हार्डनेस आती है बाइकार्बोनेट्स की वजह से। अभी रीजन भी बताऊंगा, ठीक है जी। आइए देखते हैं, जब आप बाइकार्बोनेट्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब बॉयल करते हैं, तो हमारा बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है इन सॉल्युबल कार्बोनेट्स में, और इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में, मतलब कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, और हम प्रेसिपिटेट को छान करके फेंक देते हैं तो हमें हमारे पास सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम बॉयल करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि बाइकार्बोनेट जब हीट किए जाते हैं तो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनका प्रेसिपिटेट मिलता है हमें। क्लियर हो? इसलिए इसका हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। अब देखिए समझिएगा, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ साथ हीट करने से क्या होगा, H2O एंड CO2 गैस भी मिलती है, H2O एंड CO2 गैस भी मिलती है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? बोलो मेरे भाई, हमने क्या किया, हमने ये कहा कि देखो यार, हमारे पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है और इसी की वजह से हार्डनेस आ रही है, तो क्यों ना हम इसको किसी और स्वरूप में बदल दें। ये जब बचेगा ही नहीं तो हार्डनेस होगी नहीं, तो हमने कर दिया बॉयल करने से हमारा बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया कार्बोनेट में। हमने पढ़ा है कि जब हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो कार्बोनेट देता है, H2O देता है और CO2 गैस देता है, और क्या देता है, CO2 गैस देता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये बना कैल्शियम कार्बोनेट जो पानी में सॉल्युबल नहीं था, हमने छान के उसको फेंक दिया, जो बचा हुआ छना हुआ पानी है अभी वो सॉफ्ट है, क्योंकि वहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं। अरे जब इसकी प्रेजेंस की वजह से ही हार्डनेस आती थी, उसको हटा दिया तो
हट गया ना हार्डनेस, यस। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अब इसको अगर आप बॉयल करते तो होता क्या है, आपकी बार मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बल्कि MgOH ट्वाइस मिलता है। इसका प्रेसिपिटेट, एक्चुअली इसका प्रेसिपिटेट यहाँ पर इनके केस में मिलता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली हो जाती है कि मैग्नीशियम अगर बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को आप क्या करते हो, बॉयल करते हो, तो वो भैया MgOH ट्वाइस के प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाते हैं। सिंपली हमने क्या किया, हमने बाइकार्बोनेट को उसके हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट करा दिया, तो कुल मिला के अब आपके पानी के अंदर मैग्नीशियम 2+ तो प्रेजेंट नहीं होगा ना। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है, बाइकार्बोनेट भी टूट चुका है इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि पानी अभी सॉफ्ट हो चुका है। तो आप बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है उसका रीजन होता है, मैं याद कराने की यहीं पे कोशिश कर रहा हूं, उसका रीजन होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हीट करने से या बॉयल कर देने से वो चीज़ें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसको आप प्रेसिपिटेट से हटा सकते हो और आपको साफ सुथरा सॉफ्ट वाटर मिल सकता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस की ये कहानी थी जिसमें हमने बॉयलिंग के थ्रू अपना कार्यक्रम निपटाया। अब अगला सुनिएगा, अगला है क्लार्क्स मेथड। एक तो बॉइलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस दूर करते हैं, दूसरा होता है क्लार्क्स मेथड के थ्रू भी हम टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करते हैं। अब क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो हमारा पानी रहता है उसमें स्लैग्ड लाइम मिलाते हैं। स्लैग्ड लाइम बताइए फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है CaOH ट्वाइस। क्या होता है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है जी, मामला क्लियर है। तो स्लैग्ड लाइम को हम क्या करने वाले हैं, पानी में मिलाने वाले हैं, और कौन से पानी में, जहां पे बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस आ रही थी। तो टेम्पररी हार्डनेस इसकी वजह से आती थी, इसको दूर करने के लिए हमने क्या मिला दिया भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो समझना क्या होगा, और ये भैया कैल्शियम 2+ एंड 2 टाइम OH नेगेटिव में टूट जाएगा, 2 टाइम OH नेगेटिव में टूट जाएगा, और ये जो है ये क्या भैया, कैल्शियम 2+ और बाइकार्बोनेट, तो 2 टाइम बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, इस तरीके से टूटेगा। अब समझना, जो ये OH नेगेटिव है, क्लियरली समझना, जो ये OH नेगेटिव है वो यहाँ जो बाइकार्बोनेट में यह वाला हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है H+ के रूप में, तो उसको लेकर के चला जाएगा। तो OH नेगेटिव यहाँ का H+ ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CO3 नेगेटिव, और ये CO3 नेगेटिव कैल्शियम के साथ मिला तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका मिल जाता है प्रेसिपिटेट। देख लीजिए, यहां जो बाइकार्बोनेट में ये हाइड्रोजन था उसको दूर कर दिया भैया इस OH नेगेटिव ने, H+ हटा करके, तो ये बन गया कार्बोनेट, और कैल्शियम के साथ मिलकर के हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। इसको छानिए और फेंक दीजिए, साफ सुथरा आपको पानी मिलने वाला है। बोलो भाई, यहां पे कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को दिक्कत हो, बेसिक चीज है ये। अरे भैया यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन था, उसको OH नेगेटिव से हटवा दिया बस, तो आपको क्या मिल गया, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट। अब कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट के रूप में है, तो उसको आप हटा दीजिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो स्लैग्ड लाइम में हम क्या करते हैं, सॉरी स्लैग्ड लाइम नहीं बोलेंगे, क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, स्लैग्ड लाइम यूज करते हैं और टेम्पररी हार्डनेस को दूर करते हैं। याद करने का थोड़ा तरीका भी इसी तरीके से रखिएगा, है ना, क्लार्क्स मेथड, ठीक है, स्लैग्ड लाइम, क्लियर है। जैसे यहाँ से C से आप एक चीज याद रख सकते हो, Ca, है ना, CaOH ट्वाइस हम मिलाते हैं। तो देखिए, बाई बॉइलिंग, समझना, टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने के लिए बॉइलिंग करवा सकते हैं या क्लार्क्स मेथड यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, पेपर में आया है, इन फ्यूचर फिर से आने वाला है। आइए अगला देखते हैं, परमानेंट हार्डनेस क्या है, इसका रीजन क्या है बताइए, अभी याद कराया था मैंने। परमानेंट हार्डनेस का रीजन होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड क्लोराइड्स, इसकी वजह से क्या आता है भैया, हार्डनेस आती है। इसका मतलब इस पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आप बताइए, CaCl2 प्रेजेंट होगा, इसका मतलब वहां पर MgCl2 प्रेजेंट होगा, तभी तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड तो है। सल्फेट की बात करें तो CaSO4 प्रेजेंट होगा पानी के अंदर, या साथ में हम बोल सकते हैं MgSO4 प्रेजेंट होगा, या हम साथ में बोल सकते हैं MgSO4 प्रेजेंट होगा। मामला क्लियर है, यस। अगला देखते हैं, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग, सिर्फ हीट कर देने से नहीं हटेगा, क्योंकि ये टेम्पररी हार्डनेस नहीं है मेरे भैया। टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने के लिए बॉइलिंग काम आता है, या स्लैग लाइम यूज करने से काम बन जाता था वहां पे, लेकिन यहाँ क्या है, टेम्पररी नहीं, परमानेंट है। इसको हटाने के लिए हमें कुछ केमिकल मेथड ठीक ठाक लगाने पड़ते हैं, जैसे कि समझिएगा, जैसे कि हम क्या यूज करते हैं, वाटर सॉफ्टनर्स। तो इसके 4 मेथड समझ लीजिए हमें पढ़ने होते हैं। वाटर सॉफ्टनर्स यूज करने वाले 4 मेथड्स हमें पढ़ने होते हैं। नाम में देखो लिखा क्या, वाटर सॉफ्टनर्स, जो वाटर को सॉफ्ट कर दे, जो वाटर को हार्ड से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं भैया, वाटर सॉफ्टनर्स कहते हैं।
जैसे कि पहला हमारे पास लिखा गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला बताइए। चलिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैं इस तरीके से याद कराता हूं कि वो आपको बोला गया भैया क्या करना है, आपको कपड़े धुलने हैं। तो आपने कहा भैया हम तो एक बाल्टी पानी में नहीं धुल पाते, हमें चाहिए 10 बाल्टी पानी, 10 बाल्टी पानी, ठीक है जी। और क्या पढ़ा था हमने उस समय, Na2CO 3.10 टाइम H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा ये है। इसको यूज करके हम क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस दूर करते हैं। कैलगॉन एक चीज होती है जिसको यूज किया जाता है, देखते हैं कैलगॉन क्या है। ये नाम आप जानते हैं क्या है, HPO3। HPO3 क्या है, HPO3 होता है मेटाफॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरस एसिड। मेटाफॉस्फोरस एसिड को हम क्या कहते हैं, बोलो सही लिख रहा हूं क्या, मैं मेटाफॉस्फोरस एसिड लिख सकता हूं, नहीं, इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। कैसे गेस कर लिया हमने कैसे सोचा कि मैं गलत लिख रहा हूं, बताइए। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक, एक मिनट भाई, मेटाफॉस्फोरिक, ये इधर रखना पड़ेगा, एक मिनट रखना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। देखो यार, अरे यहाँ फॉस्फोरस पे था +5 वाले के लिए इक एसिड लिखा जाता है। अस कब आता है, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है जी। तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड में से H+ हटा दूं तो क्या बनेगा, बोलो भैया क्या बनेगा, PO3 नेगेटिव बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, PO3 नेगेटिव बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे इसका नाम होगा देखिए मेटाफॉस्फेट आयन। इसका नाम क्या है, मेटाफॉस्फेट आयन। तो इसको काउंटर करने के लिए अगर मैंने साथ में Na+ लगा दिया तो नाम पढ़िए क्या होगा, अब नाम पढ़िए क्या होगा, ये क्या है, NaPO3। NaPO3 को क्या बोलेंगे, अरे बोलो ना मेरे साथ, NaPO3 को क्या बोलेंगे, अरे सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्या 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 क्या, सोडियम मेटाफॉस्फेट। तो ध्यान रखेंगे क्या, सोडियम मेटाफॉस्फेट, नाम याद करना जरूरी है पहले साथ साथ। सोडियम मेटाफॉस्फेट को हम 6 टाइम यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है, समझना, HPO3 ना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है 6 मिल करके, ठीक है। अब हाइड्रोजन हट गया, वहां पर क्या आ गया, Na+, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कह रहे हैं कैलगॉन, ठीक है। तो NaPO3 6 टाइम, इसको कहते हैं कैलगॉन। इसी को क्या बोल सकते हो, बोलो 6 लिखा मतलब हेक्सा, तो हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट। अरे बोलो ना यार, अलग अलग पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले ये सिखाया, फिर ये सिखाया, अब फिर ये सिखा रहा हूं, क्या, हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट, क्लियर है, यही है कैलगॉन। परमिटेड क्या है जानते हो, तो मैं नाम बदल दिया इन्होंने, हाइड्रेटेड जियोलाइट। हाइड्रेटेड जियोलाइट ये आपने पढ़ा होगा जब आप सिलिकेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रेटेड जियोलाइट्स को हम परमिटेड कहते हैं और ये यूज किया जाता है एज ए वाटर सॉफ्टनर। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाता है। कैसे बनाता है, एक मिनट दीजिए, समझा दिया जाएगा आपको। अगला है आयन एक्सचेंज रेजिन्स। आयन एक्सचेंज रेजिन्स आप ऐसे समझिएगा कि एक केमिकल है, क्या है, एक केमिकल है, एक ऑर्गेनिक केमिकल है, इसमें बहुत सारा पार्ट ऑर्गेनिक होगा, है ना, एक ऑर्गेनिक मैटर है ये समझिए, है ना। जो कि करता क्या है, समझिएगा ध्यान से, जो करता है इस तरीके से कि जैसे देखिए केमिकल्स का ना मैंने एक बेड बना दिया, मतलब हमने इस पे केमिकल्स रखा, ठीक है। समझना ध्यान से, इसके नाम को मैं पहले डिफाइन करना चाह रहा हूं। आयन एक्सचेंज कह रहा है ये, तो होता क्या है, कुछ कैटायन एक्सचेंजर्स होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर्स, क्या, कैटायन एक्सचेंजर्स होते हैं। समझना ध्यान से, क्या बोला गया, कैटायन एक्सचेंजर्स होते हैं। तो ये आयन एक्सचेंज क्या करेगा, समझना, केमिकल होते हैं कुछ जो कि यहां से पास हो रहे वाटर। ये वाटर कैसा था, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, बोलो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, आप कहेंगे कि कैल्शियम 2+ प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम 2+ प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसको कैटायन एक्सचेंजर से पास कर दूं, ये है क्या, केमिकल पार्ट है, बताऊंगा क्या है, अभी समझना, कुछ केमिकल है ना। वो करता क्या है, वो अपने अंदर से H+ देता है आपको, और पानी के अंदर से कैल्शियम 2+, पानी के अंदर का कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ दोनों को इसके अपने बेड के ऊपर रोक लेता है।
तो हार्ड वाटर में से ये कैटायंस यहां चिपक गए और जो ये कैटायन एक्सचेंजर्स था उसने एक्सचेंज के रूप में आपको H प्लस दिया। तो अब जो पानी निकला उसमें H प्लस साथ साथ आया और पानी भी आया साथ में। तो अभी क्या बोलोगे, एसिडिक वाटर बन जाता है जब कैटायन एक्सचेंजर से पानी को पास किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, कुछ ऐसा केमिकल पार्ट है जो कि क्या कर रहा है, आपको H प्लस देने का काम कर रहा है। ये भाई साहब H प्लस दे रहे हैं, इसका मतलब कैटायन दे रहे हैं, तो इसलिए शब्द यूज हो रहा है कैटायन एक्सचेंजर्स, क्योंकि वो आपको H प्लस दे रहा है और पानी का कैल्शियम पकड़ के ले रहा है ना, तो वो कैटायन ले रहा है। कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस अपने बेड पे रोक रहा है और वो पानी के अंदर अपनी तरफ से H प्लस फेंक दे रहा है। तो यहाँ पे जो पानी निकलता है वो एसिडिक निकलता है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रुक गया। अब इस पानी के अंदर क्या कैल्शियम प्रेजेंट है, क्या इस पानी के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है? नहीं है। इसका मतलब पानी अभी हमारा सॉफ्ट हो रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शायद आ गई होगी। ठीक है, तो ये देखो अभी डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इन शब्द से पहले आप परिचित हों, तब आनंद आगे बहुत आता है। आइए देखते हैं। पहला है वॉशिंग सोडा। चलिए वॉशिंग पाउडर निरमा का कुछ कहानी निकालते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं, अभी आते हैं, इसमें थोड़ी देर बाद आएंगे, है ना, अंग्रेजी बाद में पढ़ेंगे। कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करा थी? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी बताया था ना, Na2CO3.10H2O। ठीक है जी। आइए, तो रिएक्शन का पार्ट यही है, यहीं से रिएक्शन होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। देखो हार्ड वाटर में ये प्रेजेंट है, ये चीज हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, ये आपने बाहर से डाली है। ठीक है, तो होगा क्या बताइए? एक्सचेंज रिएक्शन है, सिंपल सा सिंपल सा। यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन दिख रही है हमें। ये प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा और हमारा जो NaCl होगा वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था ही नहीं, है ना। ये भाई साहब पानी में डिसॉल्व, ये प्रेसिपिटेट डाउन, इसको छान करके फेंक दीजिए। अब आपके पानी के अंदर NaCl प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या, अब हार्ड नहीं रहा। पहले वो हार्ड था क्योंकि वहां पर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट थे, लेकिन अब हट गया। क्यों? क्योंकि कैल्शियम को हमने कार्बोनेट डाल करके प्रेसिपिटेट डाउन करके छान के फेंक दिया। कहानी क्लियर है? यस। अगली चीज देखिए, आपके हार्ड वाटर में कैल्शियम सल्फेट था। कैल्शियम सल्फेट को भी हटाने का तरीका क्या है भैया? हमने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला। कैल्शियम को कार्बोनेट पसंद है, कैल्शियम को कार्बोनेट पसंद है, तो वो भैया प्रेसिपिटेट डाउन कर गया और देखिएगा Na क्या बन जाएगा, Na2SO4। Na2SO4 ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। समझ गए? ये पार्ट पानी में डिसॉल्व हो गया, सॉफ्ट वाटर बना दिया। लेकिन ये क्या था, ये प्रेसिपिटेट डाउन किया, छान के हमने फेंक दिया इसको। समझ बात आ गई? शायद आनंद आया होगा, बेसिक सा है ना। यहाँ पे देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। देखिए अच्छा, ये तो भैया परमानेंट हार्डनेस को तो दूर करता ही करता है वॉशिंग सोडा। देखिए टेम्पररी वाले को भी दूर कर सकता है, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस में आप क्या पढ़ रहे थे कि टेम्पररी हार्डनेस आती ही है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। तो उसको भी दूर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये अच्छा रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? आपकी बेसिक बुद्धि क्या कहती है? अरे कुछ नहीं करना भैया, कैल्शियम और ये रहा कार्बोनेट, इसका बन जाएगा प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और सोडियम और ये मिल गए तो NaHCO3 कितना, 2 टाइम NaHCO3, ये तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ये तो कुल मिला के आप क्या बोलोगे? इसको तो छोड़ो, बस इतना जानो कि ये प्रेसिपिटेट डाउन कर गया, उसको छान के हमने फेंक दिया। ठीक है जी। तो अभी हमारा जो हार्ड वाटर था वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अंग्रेजी पढ़िए, मजा आएगा। क्या लिखा है? इट रिमूव्स बोथ द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस बाय कन्वर्टिंग soluble calcium and magnesium compounds into insoluble carbonates। ये पानी में डिसॉल्व होता है, ये भी पानी में डिसॉल्व होता है और ये भी पानी में डिसॉल्व रहता है। लेकिन जैसे ही हम इनको डालते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है और इसको हम छानते हैं और फेंक देते हैं। हम अपने पानी को इस तरीके से साफ सुथरा कर पाते हैं। आई होप आपको आनंद आ गया हो। तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बताइए कि टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का अभी तक हमने कितने मेथड पढ़े? तो अभी तक हमने 3 मेथड पढ़े कि एक तो बॉयल कर दो टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने के लिए, दूसरा उसमें क्या करो भैया, ये वॉशिंग सोडा डाल दो, तीसरा क्लार्क्स मेथड जहां पे हमने पढ़ा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम ले जाकर के वहां पे मिला दीजिए, तो टेम्पररी हार्डनेस इस तरीके से वहां से दूर हो जाती है। आई होप आपको आनंद आया हो। अगला देखते हैं, परमिटेड या हाइड्रेटेड जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स होते हैं। बल्कि मैं बोलूं सही तरीके से तो ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। ये क्या है, याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, एल्यूमिनो
सिलिकेट्स, ठीक है जी, एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। जियोलाइट्स क्या है? एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। तो यहां पर क्या होगा, कुछ जगह पर देखिएगा स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा कि जैसे ये आपका क्या है, SiO4 टाइप का, ठीक है। तो यहां पर क्या, सिलिकॉन किनारे किनारे हर तरफ ऑक्सीजन लगे हुए, एक एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है भाई। ये क्या है, इसका मतलब होता है कि ये ऊपर की तरफ है, डॉट का मतलब होता है बोर्ड के पीछे की तरफ है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक यूनिट यहाँ लगा होगा, है ना। एक्चुअली ये क्या है, बहुत ऐसा नहीं है कि एक यूनिट है, मल्टीपल यूनिट्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे होती हैं? सिलिकॉन होता है, उसके किनारे किनारे 4 ऑक्सीजन। अब हर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा होता है? 2 सिलिकॉन, और हर सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक नेटवर्क का एक हिस्सा मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, तो ये रहा हमारा सिलिकॉन का हिस्सा। इससे कनेक्टेड देखिए एल्यूमिनियम, मैंने क्या बोला था, एल्यूमिनो सिलिकेट। तो सिलिकॉन की जगह पर कुछ कुछ जगहों पर एल्यूमिनियम आ जाता है। तो जब एल्यूमिनियम आएगा, तो एल्यूमिनियम जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी खोपड़ी पर आता है नेगेटिव चार्ज, बोरॉन की फैमिली का है। अच्छा जी, जब नेगेटिव चार्ज आता है तो समझना नेचर में उस सिलिकेट या उस जियोलाइट के पास अपने क्या प्रेजेंट होते हैं, Na प्लस एंड K प्लस प्रेजेंट होते हैं। Na प्लस K प्लस प्रेजेंट होते हैं। इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए वहां पर Na प्लस एंड K प्लस नेचर ने दे रखा होता है। अच्छा जी, अब इस सिलिकेट देखिए ऐसा बना रहता है ना। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि कुछ सिलिकॉन रहते हैं, कुछ एल्यूमिनियम रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम है एल्यूमिनो सिलिकेट्स। क्लियर है? अब देखिए, अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम है तो निश्चित रूप से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर Na प्लस स्लैश K प्लस होगा, Na प्लस स्लैश K प्लस होगा। बोलो भाई, इतनी बात ठीक है? आगे भी ये चीज बनती जाएगी। क्लियर है कि नहीं? यस। तो अभी मैंने आपको जियोलाइट बना के दिखाया। अब हम कर क्या रहे हैं पता है? इस जियोलाइट के ऊपर से हार्ड वाटर निकालेंगे। तो जब हार्ड वाटर इनसे पास होगा तो होगा क्या, हार्ड वाटर में प्रेजेंट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो जैसे ही कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन यहां तक आते हैं तो कैल्शियम यहां रुक जाता है, मैग्नीशियम इस एनायन के चक्कर में फंस जाता है, रुक जाता है, और पानी के अंदर Na प्लस K प्लस निकल जाता है। फिर आएगा यहां पर हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम था वो रुक जाता है, Na प्लस K प्लस निकल जाता है। तो इस तरीके से पानी के अंदर के कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस को ये जियोलाइट खुद पकड़ लेते हैं और उनको वो Na प्लस K प्लस देते हैं। तो क्या मैं इस जियोलाइट को कैटायन एक्सचेंजर बोल सकता हूं? यस सर, बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैटायन दे रहे हैं Na प्लस K प्लस, और पानी वाला, हार्ड वाटर वाला खुद ही खा जा रहे हैं। कौन कौन? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ये जो परमिटेड है या हाइड्रेटेड जियोलाइट है, ये मेरे भैया किसका काम करता है? ये कैटायन एक्सचेंजर्स का काम करता है। ये पूछा जा सकता है ना, एक्सचेंजर्स, कैटायन एक्सचेंजर्स का काम करता है। ये हार्ड वाटर के कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को खुद लेगा और उनके अंदर भैया Na प्लस एंड K प्लस दे रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए, ये है हमारा सिलिकेट। ये भैया सिलिकेट क्या लिखा है? Na2Al2Si2O8.XH2। इस तरीके से रट्टे नहीं मारने हैं, बेसिक चीजें जाननी है बस, है ना। ये होता क्या है, यहाँ पे मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूं, देखो इसको ऐसे लिखना, Na2O.Al2O3, ठीक है, Al2O3, फिर लिखते हैं 2 टाइम SiO2, जियोलाइट इस तरीके से लिखा जाता है। देखो, हमने सोडियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, सोडियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इनके ऑक्साइड्स मिलकर के जियोलाइट्स बनाते हैं। बस लिखने के तरीके हैं, मैच कराएंगे तो मिल जाएगा। .XH2O, ठीक है, तो हाइड्रेटेड है, इसलिए बोलते हैं हाइड्रेटेड जियोलाइट। अब पानी में क्या प्रेजेंट था? आपके हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट था? कैल्शियम 2 प्लस प्रेजेंट था। तो जब कैल्शियम 2 प्लस इसके टच में आएगा तो Na प्लस वहां से निकल जाएगा। आप बताइए हमें क्या लिखना चाहिए? कैल्शियम, पूरा फॉर्मूला बाकी छाप दीजिए। अरे भैया, 2 सोडियम की जगह पर एक कैल्शियम 2 प्लस आ सकता है ना, क्योंकि एक सोडियम पर एक Na प्लस होता है, +1 सिर्फ, और कैल्शियम पे तो +2 है। तो 2 सोडियम की जगह पर एक ये कैल्शियम आ जाएगा, ठीक। फिर Si2O8, ठीक है, इस तरीके से आएगा। .XH2O, और भैया जी 2 टाइम Na प्लस जो है ये पानी के अंदर आ जाएगा। समझ गए बात को? तो हार्ड वाटर में से उसने कैल्शियम को खुद के पास रोका, पानी के अंदर उसने Na प्लस छोड़ दिया, इसलिए ये कैटायन एक्सचेंजर्स कहला रहे हैं। अब होगा क्या? इस तरीके से तो बस सोचो ना, इस तरीके से तो आपका जियोलाइट बर्बाद हो गया, दोबारा कभी यूज ही नहीं कर पाओगे। बोलो, फिर तो सिलिकेट जो आपका था, एल्यूमिनियम सिलिकेट, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि अब आपके इस एल्यूमिनियम नेगेटिव पर कैल्शियम आकर लटका हुआ है। तो
तो हम क्या करते हैं, फिर जो जियोलाइट जहां पर ये कैल्शियम आ चुका है सोडियम की जगह पर, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन में जब वो जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन समझते हैं क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन समझते हैं क्या होता है, अरे NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि आपने पानी लिया, उसमें NaCl डिसॉल्व कर रहे हो, तब तक डिसॉल्व करते जा रहे हो जहां तक उसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उस लिमिट तक ले जाएंगे, तब जाके जो सॉल्वेंट बना उसको हम सैचुरेटेड सॉल्वेंट कहते हैं ऑफ NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है भैया, Na+ प्रेजेंट है। फिर वही रिएक्शन होगी, आपके पास बहुत सारा Na+ है, उसके बीच में आपने इसको डाला है, तो कैल्शियम हटेगा, फिर से वहां पर Na आएगा, तो भैया जी Na2Al2Si2O8.XH2O बन जाएगा, और यहां से निकलेगा भैया जी कैल्शियम 2+। तो इस तरीके से दोबारा आपका ये जियोलाइट तैयार हो गया, फिर इससे इसको इस प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि जियोलाइट को कैसे यूज करना है। लॉजिकल है, सोचना है, जानना है, याद करने के तरीके भी हैं। इस तरीके से क्या सोचना है कि भैया जियोलाइट जो है सोडियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इनके ऑक्साइड्स का मिश्रण है, मिक्सचर है, दैट्स इट। आइए अगला देखते हैं। अगला है कैलगॉन। कैलगॉन के बारे में मैंने क्या बताया था, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बस उसको लिखने का तरीका ये होगा, है ना, NaPO3 हमने 6 टाइम लिया था, उसको इस तरीके से लिखा जाता है Na2Na4 PO3 6 टाइम लिखा हमने वही है, लेकिन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हमने बनाया है। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं। वैसे खास जरूरत नहीं, कभी कभी पेपर में वो पूछ लेता है ना, NCERT जो लिख देती है वो पूछ लेता है, एक्चुअली वही लिखने से काम बन जाएगा, लेकिन जानते हो NCERT की आदत है भाई। आप समझना क्या होगा, अब देखिए हमारे पानी में, मतलब हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम 2+ को कैलगॉन क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है। तो जो ये 4 सोडियम दिख रहे हैं ना, ये चारों सोडियम निकल के बाहर आएंगे और कैल्शियम इंटर करेगा, यहाँ पर कैल्शियम इंटर करेगा, तो Na2Ca2PO3 6 टाइम इस तरीके से बनता है। तो हुआ क्या कि जो कैल्शियम था वो इस कैलगॉन के अंदर समझिए कि एक तरीके से ट्रैप हो गया, फंस गया, और पानी के अंदर क्या निकल के आ गया भैया, क्या निकल के आ गया, 4 टाइम Na+, 4 टाइम Na+ निकल करके आ गया। तो ये सिंपलेस्ट वर्जन है भैया, इसमें क्या कुछ कठिन लग रहा है क्या, आसान है। क्या हुआ भैया, ये कैलगॉन भी किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन का। वो भी क्या कर रहा है, वो भी पानी से कैटायन को अपनी तरफ खींच रहा है और अपने अंदर से कैटायन निकाल भी रहा है, समझ गए। तो वो सोडियम अकेला नहीं रहेगा, सल्फेट भी उसके साथ रहेगा, तो लिख सकते हो, है ना। आइए अगला देखते हैं। सेम कहानी इनको भी है बतानी, कोई खास अलग नहीं होने वाले, एग्जैक्टली जहाँ कैल्शियम था वहाँ मैग्नीशियम, ये भी 2 बार। इसके बाद क्या होगा, PO3 6 टाइम। यहाँ पर अगला क्या होगा, यहाँ पे Na2SO4 जो ऊपर बनेगा यही यहाँ बना दीजिए, Na2SO4 यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। आइए अगला देखते हैं, शायद आनंद आया होगा। ये भी कैटायन एक्सचेंज रीजन है, ये भी एक कैटायन एक्सचेंज रीजन है, कैटायन एक्सचेंज रीजन। अब थोड़ा ना रीजन का स्पेशल फील दूंगा मैं स्ट्रक्चर से, तब समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आयन एक्सचेंज रीजन। समझना यहाँ पर है क्या, ऐसे कार्बन की बहुत बड़ी सी चेन है, ठीक है, कार्बन की ऐसी बड़ी सी चेन है और है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+, O नेगेटिव Na+। तो ये है कैटायन एक्सचेंज रीजन। ये क्या है, ये कैटायन एक्सचेंज रीजन। वैसे मैं बताऊं पहले एसिड, यहाँ पर एसिड रहेगा, क्या रहेगा, एसिड। तो एसिड में मैं क्या लिख सकता हूँ, OH। क्या मैं सिर्फ यही लिख सकता हूँ, नहीं, हम COOH की जगह पर एक दूसरा भी पार्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज C डबल बॉन्ड, C नहीं यार, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH। बताइए ये क्या है, कोई बता सकता है भैया क्या, SO3H। बोलो बोलो बोलो, कमेंट करना ये क्या है, ठीक है जी। या तो आप इसके इस पार्ट को यूज कर लीजिए, मतलब कार्बन की एक बड़ी सी चेन, किनारे की तरफ SO3H, कार्बन की एक बड़ी सी चेन और किनारे की तरफ COOH। मेरी समझ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। देखो ठीक है, तो हमने क्या किया, बड़ी सी चेन का कार्बन लिया और उसके किनारे पर हमने COOH SO3H ग्रुप लगा रखे हैं। इसी को मैं कहूंगा कि ये कैटायन एक्सचेंज रीजन्स हैं, क्योंकि ये एसिड्स हैं और एसिड्स जो होते हैं वो H+ देते हैं और वो H+ देंगे
ये भाई साहब H+ देंगे और पानी के क्या पकड़ लेंगे भैया, कैल्शियम 2+, पानी का मैग्नीशियम 2+ पकड़ लेंगे। तो पानी में तो H+ छोड़ेंगे, पानी एसिडिक कर देंगे H+ दे करके, लेकिन उसका कैटायन पकड़ लेंगे। ठीक है जी, तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन से अगर पास होता है पानी तो वो बन जाता है एसिडिक नेचर का। आई होप आपको इतनी बात तो जानकारी में आ गई होगी। इसको हम बनाते हैं तो ये क्या है, सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक सब्सटेंस है। क्लियर मामला? यस। अगली चीज देखते हैं, एनायन एक्सचेंज रेजिन्स की मैं अगर बात करूं तो एनायन एक्सचेंज रेजिन सेम पैटर्न से बने, बट देखिए कैसे, यहां पर क्या होता है NH2, इस तरीके से एमाइन का पार्ट है। ठीक है, एमाइन ऐसा ही रहता है। अब एमाइन से हम कैसा बिहेवियर लाएंगे, सॉल्ट बिहेवियर। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम डाल रहे हैं पानी या एसिडिक वाटर एक्चुअली डालते हैं ना। पहले बनाते कैसे हैं ये समझो, बन गया कैसे, देखो NH2 था ना, अरे समझना NH2 था, एक H+ लेगा तो क्या बनेगा NH3+, NH3+। अब काउंटर कर रहा होगा OH नेगेटिव, काउंटर कर रहा होगा OH नेगेटिव। तो अभी जो आप देख रहे हो दिस इज कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स। पता है क्या करने वाला है ये, अगर आप इस पे से हार्ड वाटर पास करोगे तो हार्ड वाटर को वो क्या देगा, OH नेगेटिव। हार्ड वाटर में वो OH नेगेटिव डाल देगा और उसका कैल्शियम Cl नेगेटिव पकड़ लेगा, उसका सल्फेट पकड़ लेगा, उसका बाइकार्बोनेट पकड़ लेगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, ये एनायन एक्सचेंज रेजिन्स है। ये पानी को OH नेगेटिव देता है और उसके एनायंस भैया मांग लेता है, जिसकी वजह से हार्डनेस आया करती है। तो भैया जी पानी से हार्डनेस दूर करने का ये तरीका है। अब समझिए दोनों को हम एक साथ यूज करने वाले हैं, ये बड़ी समझदारी का काम है। समझिए समझिए समझिए, ये नहीं पढ़ना, ये भी समझना। हमने क्या किया है, हमने कैटायन एक्सचेंज रेजिन, कृपया ध्यान दें, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन मतलब कि इन केमिकल्स का एक बेड तैयार किया। बेड तैयार करने का मतलब यहाँ पे हमने इकट्ठा कर दिया इनके केमिकल को। फिर हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर से पास किया वाटर। कृपया ध्यान दें, हम पास कर रहे हैं हार्ड वाटर, हम पास कर रहे हैं इनके ऊपर से हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर के ऊपर क्या होता है भैया जी, कैटायन कौन कौन से होते हैं आप बोल सकते हैं, कैल्शियम 2+। तो वो क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम 2+ रुक जाता है, यहाँ मैग्नीशियम 2+ रुक जाता है, क्योंकि ये है क्या, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। मतलब ये पार्ट क्या करता है, एसिडिक पार्ट H+ दे देता है और इनके कैल्शियम को यहाँ COO नेगेटिव के साथ कैल्शियम फंस जाएगा जी, यहाँ पर मैग्नीशियम फंस जाएगा। अच्छा, लेकिन वो पानी को क्या देगा, ये H+, पानी को क्या देगा H+। तो जो पानी यहाँ से पास होके गया, पानी के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। लेकिन अब की बार वाला जो वाटर है, कृपया ध्यान दें, अब की बार वाला जो वाटर है, इस वाटर में अब एनायंस प्रेजेंट हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। कैटायन तो भैया इन्होंने रोक लिया, कैटायन इन्होंने रोक लिया और इन्होंने एक कैटायन दूसरा दिया H+ के रूप में, लेकिन क्या इन्होंने एनायन रोके, नहीं नहीं नहीं, ये एनायन रोक ही नहीं सकते, तो इन्होंने एनायंस भी दिए, तो बाकी एनायंस भी हैं। तो पानी के अंदर H+ है और एनायंस भी हैं। तो अभी जो मिला पानी वो एसिडिक वाटर है। ठीक है जी, अब हम इस एसिडिक वाटर जो कि अभी मिला है, इसको हम पास करने वाले हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन से, इसको हम पास करने वाले हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन से, एनायन एक्सचेंज रेजिन, इसको हम पास करने वाले हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन से। जब ये एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास होगा तो सोचो और बताओ क्या होगा, सोचो और बताओ क्या होगा। सर ये एनायन एक्सचेंज रेजिन है, वो इनके जितने भी एनायंस थे सब रोक लेगा। कौन कौन से एनायंस, जैसे कि Cl नेगेटिव, जैसे कि आप ले सकते हैं, क्या लिख दूं मैं, बाइकार्बोनेट लिख सकता हूं ना, बाइकार्बोनेट, जैसे कि मैं लिख सकता हूं सल्फेट SO4 नेगेटिव। इन्हीं तीनों एनायंस की वजह से तो क्या होता था, हार्डनेस होती थी। अब वो सारे एनायंस जो यहां से बाहर निकले वो यहां जाकर के रुक जाएंगे एनायन एक्सचेंज रेजिन से, लेकिन ये एनायन एक्सचेंज रेजिन एक्सचेंज में आपको क्या देगा, OH नेगेटिव। तो भैया जी ये एनायन एक्सचेंज रेजिन पानी में OH नेगेटिव छोड़ देगा, पानी में ये भाई साहब OH नेगेटिव छोड़ेंगे, कौन, ये। लेकिन वो जो वाटर यहां से पास हो रहा था वो पहले से ही H+ लेकर के आ रहा था, पहले से ही H+ लेकर के आ रहा था। क्या यहां कोई कैटायन और एनायन बाहर निकलेगा, जवाब है नहीं, क्योंकि कैटायन इन्होंने रोक लिया, एनायन इन्होंने रोक लिया, तो बचा क्या, H+ एंड OH नेगेटिव, है ना। और बाकी साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा पानी तो इनके साथ ही है। अब ये आपस में क्या हो गए, गठबंधन में आ गए। तो ये क्या है भैया, न्यूट्रल वाटर, समझ रहे हो। यहां तो वाटर एसिडिक था, कैटायन एक्सचेंजर से निकलते वक्त पानी तो एसिडिक था, यह बात एकदम सच है, लेकिन यहां निकलते वक्त न्यूट्रलाइज कर गया। इसका मतलब हमें अब सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, इसका मतलब हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। आई होप आपको आनंद आया हो।
अच्छे से समझ आया हो। आनंद तो तब आएगा जब समझ में आएगा, अदरवाइज कोई आनंद नहीं आने वाला जी। समझ बात आई क्या? अरे बोल ना भैया, आया क्या? यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम 2+। क्लियर है? यस। अगला देखते हैं यहाँ भैया Cl नेगेटिव। बोलो बोलो बोलो। तो ये पढ़ लेना, यही सब चीजें लिखी हुई हैं कि इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड रेजिन, है ना। एसिड रेजिन मतलब समझ रहे हो, एसिडिक पार्ट। इनसॉल्युबल शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बन की बहुत बड़ी सी चेन है, हाइड्रोकार्बन की जब चेन बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ना जी। तो यही सब लिखा है, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड रेजिन्स हैविंग जाइंट मॉलिक्यूल्स विद SO3H एंड COOH ग्रुप्स। ठीक है, तो इसको कैटायन एक्सचेंज रेजिन बोलते हैं। एनायन एक्सचेंज रेजिन की बात करूं तो जाइंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद बेसिक ग्रुप डिराइव्ड बाय, विद बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, है ना। अब लिखा होगा डिराइव बाय एमाइंस। समझ में आ गया ना भाई, एमाइन से डिराइव हुआ, अभी बताया था कैसे। ठीक, अब आगे कुछ रिएक्शंस लिखी गई, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, डरना मत। आर क्या है भाई? आर देखो इतने पार्ट को कहते हैं, ये आर इतने पार्ट को कहते हैं भाई। हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सारे पार्ट को ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर और एच, ठीक है जी, ये पूरा पार्ट आर और एच। जब ये कैल्शियम, देखना भैया ध्यान समझना, ये आर एच इनके पास था तो वो क्या कर रहे थे, पानी को H+ दे रहे थे। ये भाई साहब पानी को H+ दे रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कैल्शियम 2+ के साथ जुड़ जाता है। ये नेगेटिव पार्ट कैल्शियम 2+ के साथ जुड़ जाता है, मतलब कि R2 Ca बन जाएगा, या CaR2 लिख दोगे। CaR2 लिखना ज्यादा सही होता है क्योंकि हमारे बार कैटायन को पहले लिखते हैं, तो हम लिखते हैं CaR2। R2 का मतलब ये इतना एनायनिक पार्ट, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये पार्ट जो है कैल्शियम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में पानी में आ जाएगा, वो H+ के रूप में पानी के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो और आनंद आ रहा हो। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं। यहां पर क्या था, RNH2+ एंड OH नेगेटिव। ठीक, अब ये एनायन एक्सचेंज रेजिन है तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव देगा, OH नेगेटिव पानी के अंदर दे देगा। ठीक है, और ये Cl नेगेटिव खुद पकड़ लेगा। अगर Cl नेगेटिव खुद पकड़ेगा तो क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव, साथ में भैया Cl नेगेटिव, RNH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, मामला क्लियर है क्या? बोलो मेरे भाई, मामला क्लियर है क्या? यस। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें देखो आर क्या है, इस समय जो आर लिखा है वो ये है, ये पार्ट आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। शायद आपकी खोपड़ी खुली हो, बात समझ में आई हो। ये क्वेश्चन करते हैं, द वन दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। क्लार्क्स मेथड से परमानेंट हार्डनेस दूर होती है क्या, बताइए? क्लार्क्स मेथड से दूर होती है? नहीं, क्लार्क्स मेथड से सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस दूर की जाती है, जिसमें CaOH ट्वाइस हम डालते हैं। कैटायन एक्सचेंज रेजिन, कैल्गोन प्रोसेस, ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों से अभी हमने पढ़ा कि हम क्या दूर करते हैं भैया, परमानेंट हार्डनेस दूर करते हैं। तो जवाब मिल चुका है। अगला देखते हैं, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से आता है, टेम्पररी हार्डनेस, बताइए। टेम्पररी हार्डनेस कहीं बाइकार्बोनेट की वजह से तो नहीं आता सर, इसी की वजह से आता है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। वैसे मंजिल का ये सीरीज यहाँ पर समाप्त होता है, किसी और सीरीज में आपसे मुलाकात जरूर होगी। बाय बाय, लव यू ऑल।